तो आज है थर्मल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, जो पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग पढ़ेंगे थर्मल कैपेसिटी। क्या पढ़ेंगे? थर्मल कैपेसिटी। चलिए पढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ी थी। अब इसके लिखिए द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of the whole substance by 1 degree Celsius is called thermal capacity। ठीक है, आगे लिखिए फॉर मास m और सब्सटेंस थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट S या फिर C, दोनों ही की बात है। स्पेसिफिक हीट और सब्सटेंस। ठीक है, डन। चलिए लिखिए इसकी SI यूनिट क्या होगी। और थर्मल कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है? वो सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि भैया सब्सटेंस के हिसाब से उसकी स्पेसिफिक हीट चेंज होगी। मास तो कांस्टेंट है, तो अगर थर्मल कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है तो क्या होता है? नेचर ऑफ सब्सटेंस या फिर सब्सटेंस के ऊपर। अलग अलग टाइप ऑफ सब्सटेंस के लिए अलग अलग होगा, है ना। लिख लीजिए थर्मल कैपेसिटी depends on property of material and mass of। ठीक है, ये हो गया। SI यूनिट क्या हो जाएगी? SI यूनिट लिखिए कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस या फिर कैलोरी पर केल्विन। ठीक है, डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? mL2T-2K की पावर माइनस। ठीक है, करते रहो। डन। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉडी। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉडी। देखिए अब ये चीज सुन लो ध्यान से, इस चैप्टर में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, तो फिर दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत पता है आती है, हम लोग बोल जाते हैं अलग अलग क्यों है। ठीक है, सब में बहुत माइनर सा चेंज है ना। स्टार्टिंग करा था हमने स्पेसिफिक हीट से, वहाँ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना होता था, है ना, और यूनिट मास होता था। फिर धीमे से हम बदल देते हैं, है ना, फिर आ जाते हैं पाउंड में, है ना, फिर उसमें कहते हैं 14.5 15.5। छोटी छोटी हेडिंग है, कुछ है ही, सब में सब कुछ कॉमन है, सब में सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और सब में हीट रिक्वायर कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सबकी हेडिंग में कुछ कुछ पैरामीटर चेंज कर, जैसे किसी में सब्सटेंस को मास m कर दिया,
है ना, किसी में आपका मोल लेकर के चले आए, अब जैसे अभी थर्मल कैपेसिटी पढ़ा उसमें कुछ भी नहीं था, है ना, m मास के लिए हमें निकालना है तो m इनटू स्पेसिफिक हीट करना है, कहीं ना कहीं देखो यूनिट मास को मल्टीप्लाई कर देना है। अब यूनिट मास के लिए कितना था, स्पेसिफिक हीट s था, और m मास के लिए निकालना तो मल्टीप्लाई तो किया, देखा जाए दोनों हेडिंग सेम है, लेकिन बस बात ये है कि यूनिट मास पहले निकालो, फिर टोटल मास के लिए निकालना है, टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको नया नाम दे दिया थर्मल। तो ये चैप्टर कंफ्यूजिंग है, डिफिकल्ट नहीं है, बस एक ही चीज बार बार यूज कर रहे हैं, हेडिंग याद रखना, हेडिंग याद रखोगे तुम्हें रिलेशन याद रहेंगे कि हेडिंग से ही लिंक है, इसमें कुछ नहीं किया। देखो अगर ध्यान से थर्मल कैपेसिटी जो मैंने पढ़ाया हुआ है, आपने स्पेसिफिक कैपेसिटी पढ़ा हुआ है, वहां से अगर ध्यान से पढ़ करके आ रहे होगे तो s बटा s को m से मल्टीप्लाई कर देंगे, थर्मल कैपेसिटी निकल जाएगा, समझ गए। थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो सुन लो, लेकिन जब शॉर्ट नोट बनाओगे तो रिलेशंस के फॉर्म में एक एक वन लाइनर लिखना है, फॉर्मूला लिखोगे फिर m इंटू एस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा थर्मल कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को इससे बगल में ही फॉर्मूला लिख लोगे, आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो बस इसकी डेफिनेशंस पढ़ो, इस पूरे चैप्टर में डेफिनेशन चलता रहेगा, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा बारीक डिफरेंस दिखेगा, वही मैं आपको दिखाता चलूंगा। जैसे यहाँ देखो वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, कह रहे हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या है, यूनिटी है, सो द थर्मल कैपेसिटी ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा, m टाइम्स ऑफ जो भी आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होगा। ये क्या है थर्मल, अभी तो बताया ना मैंने, थर्मल कैपेसिटी तो रट जाना चाहिए, ये कुछ नहीं करना है सर, जितना भी मास होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके स्पेसिफिक हीट से, तो हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो पता ही रहता है, रिप्रेजेंट्स इट्स वाटर इक्विवेलेंट, यही इसके वाटर इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्यों, क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट क्या है, यूनिटी है, क्या है, यूनिटी है, इसलिए इसका थर्मल कैपेसिटी इसके वाटर इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करता है। मास ऑफ वाटर हैविंग द सेम थर्मल कैपेसिटी एज द बॉडी इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉडी। कह रहे हैं अगर जो मास ऑफ वाटर है वही उसका थर्मल कैपेसिटी है, क्योंकि यूनिटी का मतलब क्या हो गया, वन, क्या हो गया, वन। अगर याद नहीं है, मुझे दिख रहा है याद नहीं है, दिखा देता हूँ कहाँ लिख पाया मैंने, ये देखो, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये यूनिट कन्वर्जन है भाई, इसको देख कर डरना नहीं, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन किया इसलिए 4200 आ रहा है, ठीक है। देखो अगर देखा जाए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1, दैट इज यूनिटी, तो अगर हम m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m ही तो मिलेगा, तो यहाँ क्या लिखा हो पढ़ो इसको, मास ऑफ वाटर ही क्या है, उसकी थर्मल कैपेसिटी है, वही उसका वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इस केस में मास ही आपका वाटर इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट एब्जॉर्ब और गिव्स आउट द सेम अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, जो एब्जॉर्ब करता है या फिर रिलीज करता है सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इज डन बाय द बॉडी व्हेन हीटेड और कूल्ड थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहे हैं ये सेम बॉडी को जब आप या तो हीट करो या तो कूल करो 1 डिग्री सेल्सियस से, जितनी हीट वो आपका एब्जॉर्ब या रिलीज करता है उतना ही वाटर भी आपका एनर्जी रिलीज या फिर एब्जॉर्ब करता है, ये इसका वाटर इक्विवेलेंट का मतलब है। वाटर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल, ठीक है। देखा जाए मैथमेटिकली हम कह सकते हैं वाटर इक्विवेलेंट और थर्मल कैपेसिटी एक ही जैसा है ना, मैथमेटिकली कह सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन वाइज अलग अलग है, ठीक है। तो W इज इक्वल टू P क्या होता है, ms होता है, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है m इंटू s, s मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको C से भी लिख सकते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए चलो नेक्स्ट टॉपिक है आपका लैटेंट हीट और हिडन हीट, ठीक है। इसको दो नाम जानते हैं, एक तो हिडन हीट होता है, क्या होता है, लैटेंट हीट। व्हेन फेज ऑफ बॉडी चेंजेस, द चेंज ऑफ फेज टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेंपरेचर, मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट। फेज चेंज मतलब अब उसका क्या हो रहा है, जैसे अब देखो पहले इसका स्टेट था लिक्विड, अगर वो बॉइलिंग पॉइंट जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, उसका इंक्रीज करेंगे तो अब उसका स्टेडी चेंज हो जाएगा, है ना। तो फेज चेंज की बात कर रहे हैं, एंड हीट इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू m इंटू L। m क्या है, मास, और L क्या है, लैटेंट हीट, ठीक। वेयर L क्या है, लैटेंट हीट, हीट इज एब्जॉर्ब्ड इफ सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट और लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एंड हीट इज रिलीज्ड इफ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड और वेपर कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। जब भी आप टेम्परेचर रेज कर रहे हो तो हीट क्या हो रही होगी, एब्जॉर्ब हो रही होगी, तब स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है।
और जब आपका वापस से लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो इसका मतलब है कि जो आपका, देखो ध्यान से, जो मॉलिक्यूलर गैप होगा दो मॉलिक्यूल के बीच में वो घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो यहाँ पर हीट क्या रिलीज नहीं हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तभी वो वापस से पुराने वाले स्टेट में वो आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये आखिरी वाली लाइन याद रखना, यहाँ से जो लिखा है मैंने इसको याद रखना कि होता क्या है। तो ऐसे लिख लो, सॉलिड टू वेपर, या फिर ऐसे शॉर्ट में कैसे नोट्स बनती है, सॉलिड टू लिक्विड। फिर क्या लिखोगे, हीट एब्जॉर्ब। क्या लिखोगे, ऐसे नोट्स बनाओ, ठीक है। इस चैप्टर में कुछ दम नहीं है तो ऐसे ही बनाओ, ठीक है। फिर लिक्विड टू सॉलिड, या फिर गैस टू लिक्विड। ठीक है, क्या हो जाएगा, हीट, अरे ये मैं उल्टा लिख रहा हूँ यहाँ पर, हाँ हीट रिलीज होगा, हीट, ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है। ठीक, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख लेना नीचे वाला, ठीक है। और फॉर्मूला लिख लेना, Q इज गिवन बाई m इंटू, और पहली लाइन तो लिख ही लेना कम से कम, ठीक है। ये वाली व्हेन फेज ऑफ बॉडी चेंजेस, ये वाली लाइन तो लिख लेना कम से कम, पता तो है लैटेंट हीट क्या होती है, ठीक है। फर्स्ट लाइन लिखना, उसके बाद ये लिख लेना और फॉर्मूला लिख लेना, बस, ठीक है। इससे तुम्हारा जो है काम हो जाएगा। ठीक है, डन हो गया, आगे लिखो। हो गया, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, लैटेंट हीट ऑफ, ठीक है। इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, अब इसको लिखना नहीं, जितना कहूंगा उतना ही लिखना, ठीक है। इन किलो कैलोरीज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, द स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस इज गिवन बाय 80 किलो कैल पर केजी, या फिर किलो को अगर हटाओगे केजी से, देखो ये 10 टू द पावर 3 और यहाँ पर भी है ना, तो किलो हटेगा तो बचेगा 80 कैल पर ग्राम, ठीक है। लिख डालो, इतना छाप लो, पूरा लिख लो, या तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, अगर समझ में पहले से, अगर मेमोरी अच्छी है तो यहाँ इतना लिख के छोड़ सकते हो, नहीं तो एक लाइन में लिख डालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब हो जाए तो बता देना, फटाफट लिखो यार थोड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए इसमें, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये लिखिए लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ध्यान से वापस से देख लो एक बार, अगर कुछ भी आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ये वो हीट है जिसके मदद से क्या करते हैं, चेंज करते हैं 1 किलोग्राम मास को किसमें, सॉलिड से लिक्विड में, ठीक है। तो यहाँ पर किस पॉइंट पर ये होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट पर होता है। तो कितनी हीट लगी है, देखिए लैटेंट हीट कितनी होगी, 80 किलो कैल पर किलोग्राम, या फिर 80 कैलोरी पर ग्राम। ये सीजीएस और एसआई के लिए बता रहे हैं, डायरेक्टली एल की वैल्यू यूज कर लेना। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डायरेक्टली क्वेश्चन में कभी कभी जानबूझ के नहीं देते हैं, बिकॉज आपको पहले पढ़ाया गया है, तो ये वैल्यू वहां पर यूज करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है। अब अगेन वेपराइजेशन सुनते ही समझ में आ रहा होगा कि पिछली बार फ्यूजन में क्या हो रहा था, हम सॉलिड को लिक्विड कर रहे हैं, तो वेपराइजेशन कहाँ होगा भैया, ये तो बॉइलिंग पॉइंट का काम है ना। कहाँ पर हो सकता है सर, बॉइलिंग पॉइंट पर, और हम किसको, लिक्विड को किस में लेकर के जाएंगे, गैस में या फिर वेपर में। तो फिर से द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, जो आपको हीट रिक्वायर होती है 1 किलोग्राम मास को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, और इसका जो पॉइंट होगा वो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट पर होगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बताइए, वाटर के लिए 536 किलो कैल पर किलोग्राम, ठीक है।
और उसको फिर कन्वर्ट करेंगे तो 536 कैल पर ग्राम ये आ जाएगा आपका, ठीक है। एंड अप्रोक्सीमेटली वी कैन आल्सो राइट इट एज 540 कैल पर ग्राम। ये जो है ये अप्रोक्सीमेशन वाली वैल्यू, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन वाली वैल्यू है, लिख डालो फटाफट, ठीक है। बहुत इजी है, आपको ऐसे ही लगेगा सब इजी से चल रहा है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मेल्टिंग, बॉइलिंग, वेपरेशन, हीट ऑफ वेपरेशन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। तो आपने इसके पहले एक बार वापस से क्विक रिवीजन, क्योंकि मैं बार बार इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कंफ्यूजन होता है, सबको होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ने हीट के बारे में पढ़ा, अभी कभी चेंज हो रहा है, ठीक है, कंटेंट चेंज होगा यहाँ से। सबसे पहले अपन ने हीट के बारे में पढ़ा, हीट क्या होता है, ये डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस को रिप्रेजेंट करता है, ये सेंसेशन की तरह या इफेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, या इसको आप चेक कर सकते हैं। इसका मेजरमेंट कैसे होता है, मेजरमेंट पढ़ा था, कैलोरीमेट्री होती है ना, उसके अंदर हमने सीखा था कि थर्मोमीटर, थर्मोमेट्री होती है, थर्मोमीटर इज अ डिवाइस टू यूज टू मेजर द हीट, है ना, या फिर टेम्परेचर। तो चेंज इन द डिग्री ऑफ हॉटनेस क्या है, कैसे कैसे बदलेगा, सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ हीट, जो यहाँ इफेक्ट पढ़ाया था उसके बारे में बताया मैंने। चेंज इन लेंथ, या मतलब एक्सपेंशन की बात हो रही थी, है ना, ये कौन सा था, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन था, ठीक है। चेंज स्टेट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या हो जाए भैया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। फिर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा कि जिससे ये चीज होती है, ये 12th में पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है, ये फॉर्मूला 12th में पढ़ाएंगे। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्वियसली किसी भी मेटल का जो नेचर होता है अपोज करने का, करंट उसके अंदर से फ्लो करे, छोटे सिंपल बात 10th वाली, है ना। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं लेंथ अगर चेंज होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि R इक्वल टू रो एल अपॉन ए हमने बहुत पहले पढ़ा था। और अगर थर्मल एक्सपेंशन पढ़े हैं, ये फॉर्मूला नहीं भी पता है, इतना पता है कि जब भी हीट करेंगे तो वायर की लेंथ चेंज हो जाएगी, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा, और जब ये दोनों चेंज होंगे तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, बिकॉज पे डिपेंड करता है। ये फॉर्मूला तो बाद की चीज है, बाद में पढ़ लेंगे। थर्मो ईएमएफ क्या होता है, तो मैंने यहाँ सिंपल बता दिया था यार, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, करंट फ्लो करता है। वैसे हीट आपकी हमेशा हायर टेंपरेचर से लोअर टेंपरेचर की तरफ जाती है, तो एक तरफ क्या हो, जिधर डिग्री ऑफ हॉटनेस ज्यादा होगी वो आपका क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल हो जाएगा, और जो डिग्री ऑफ कोल्डनेस जितनी ज्यादा हो जाएगी उधर कह देंगे लोअर पोटेंशियल। हमेशा कहेंगे कि जहां टेंपरेचर ज्यादा है वहां से कम वाले की तरफ जाएगा, तो ये जो हो रहा है इसे कहेंगे थर्मो करंट, क्या कह देंगे, थर्मो करंट। और ये जो डिफरेंस था दोनों तरफ, दोनों एंड पर डिग्री ऑफ हॉटनेस का और कोल्डनेस का, यही हो गया थर्मो इफेक्ट, समझ में आया। फिर यूनिट बता दिया आपको, जूल होती है, ठीक है। कैलोरी बता दिया क्या होता है, ये आपका पैरामीटर होता है टू मेजर, है ना, हीट को मेजर करने के लिए। फिर इंटरनेशनल कैलोरी क्या होती है, ये तो सिस्टम ऑफ यूनिट वाली बात हो गई, ठीक, ये तो पढ़ सकता है कोई भी, बीटीओ में कैसे करते हैं। फिर हमने पढ़ा था मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैंने आपको बताया, तो जो कन्वर्ट होता है हीट के अंदर, देखो वर्क अगर आप कर रहे हो किसी बॉडी के ऊपर, उस वर्क से क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है। जैसे मैंने बोला फ्रिक्शनल फोर्स, रबिंग होती है तो हीट हो रहा है ना, तो हम वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पर एक आ गया कांस्टेंट। तो हमने बोला कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, या फिर हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। तो इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ पर एक जे आएगा, जे ही होता है आपका मैकेनिकल इक्विवेलेंट, क्या होता है, और ये कांस्टेंट होता है, और ये किसी प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है, सिर्फ एक कांस्टेंट होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4.2 जूल पर कैलोरी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे स्पेशल हीट पढ़ाया, जबकि स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि 1 डिग्री टेंपरेचर इंक्रीज करने के लिए किसी यूनिट मास के सब्सटेंस को जितनी भी एनर्जी रखती है उसे कहते हैं स्पेशल हीट ऑफ द बॉडी, या फिर स्पेशल हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब इसका अगर हमने बोला कि एक यूनिट मास ना होकर के कोई m मास हो जाए, हमने T डिग्री सेल्सियस से T प्लस dt, मतलब dt क्या है, स्मॉल चेंज, ठीक है, या मानो T1 T2 मान लो, ठीक है। तो चेंज कर रहे हैं टेम्परेचर, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C या फिर S इज इक्वल टू 1/m dq बाई dq क्या है, जितना हमने हीट प्रोवाइड करी होगी, dt इतना चेंज आया, ठीक है। अगर अभी भी नहीं आ रहा भैया तो t प्लस dt माइनस t करोगे, बचे क्या, तो dt ही तो टेम्परेचर चेंज किया तुमने ना, ठीक है, ये हो गया। फिर मैंने इस पे किस पे डिपेंड करता है, तो मैंने बताया प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हमने फिर बताया आपको कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम इसको पढ़ेंगे, टेम्परेचर पे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल करना मुश्किल होता है, प्रेशर आसानी से हम कर लेते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको इसकी यूनिट सिखा दी थी, क्या थी यूनिट बाई, जूल पर किलोग्राम केल्विन, या फिर कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। स्पेशल हीट ऑफ वाटर बताया, यूनिटी होता है, ये आपको अभी जस्ट दिखाया था मैंने, ठीक है। तो ये व्हेन सब्सटेंस डज नॉट अंडरगो चेंज ऑफ स्टेट, मतलब ये बात इंपॉर्टेंट है कि स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए, तभी आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तभी स्पेशल हीट वाली चीज डिफाइंड है। स्टेट चेंज हो जाएगा तो टेम्परेचर क्या रेज किया, फिर आपने स्टेट ही बदल गया, बॉडी बदल जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी।
फिर आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया था कि Q इज इक्वल टू mh इंटू डेल थीटा। मैंने आपको सिखाया था थीटा रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को, टीवी रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को। कैपिटल टी जहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब टेम्परेचर है, डेल थीटा लिखा हुआ है तो चेंज इन टेम्परेचर है, डेल टी लिखा है तब भी चेंज इन टेम्परेचर ही होता है। ठीक है, ये जनरल टर्म है। ठीक है, थीटा आप कई देखो फिजिक्स में वेरिएबल्स को याद करने की जरूरत नहीं है, टॉपिक पढ़ो उसका वेरिएबल स्पेशली वहां पर कैसे इस्तेमाल होगा, क्योंकि थीटा आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ा हुआ है, तो ऐसे रटते रहोगे तो परेशान रहोगे, पूरे चैप्टर में कुछ नहीं हो सकता है ना। तो जिस चैप्टर में हो उस चैप्टर में कुछ भी हो सकता है, आप वेरिएबल चेक करना पड़ो। आपको पता होना चाहिए मास होता है, इस पर हीट होता है और चेंज इन टेम्परेचर, दैट्स इट। ठीक है, ये आपका पहला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। फिर हमने पढ़ा कि भाई वेरिएशन क्या था, कैसे होता है स्पेसिफिक हीट के अंदर, है ना। वेरिएशन इन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज लेस देन क्या है 1%। इसीलिए ये पैराग्राफ मैंने मना किया था, मैंने बोला था कि आप ये लिखे ना कि इसको कांस्टेंट माना जाता है, क्योंकि 0 से 100 के बीच में, 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू नहीं बदलती है वाटर के लिए, 1% बहुत कम होता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट है, बहुत लार्ज चेंज में भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, so there are many possible processes give heat to a gas. Specific heat can be associated to each such process which depend on the nature of process. ठीक है, value of specific heat of gas can vary from 0 to infinity. ये सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ बनाया गया था गैस के लिए। ठीक है, क्योंकि वाटर लिक्विड हो गए, लिक्विड के तो पढ़ लिया, गैस के लिए क्योंकि गैस के लिए कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। सबसे वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, इसीलिए कभी भी हल्का सा भी चेंज करोगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे और दूर दूर चले जाएंगे, इसीलिए इनके बीच में जो है 0 से इन्फिनिटी के बीच में हो सकता है, इसीलिए हम लोग वाटर के लिए पढ़ते हैं, इसके लिए नहीं पढ़ते। फिर जनरली 2 टायर टाइप है, ये टाइप माफ करना टायर पढ़ दिया, टाइप पढ़ाया मैंने, इसे पढ़ाया था मैंने। एक हो गया आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक बताया मैंने कांस्टेंट प्रेशर, ये तो बोला था ना पीछे भी, प्रेशर और वॉल्यूम के लिए पढ़ेंगे, सीपीसीवी कहते हैं इसको, है ना। सीपी क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसमें मोलर और ग्राम हो सकता है। फिर पढ़ा था मोलर हीट कैपेसिटी, यही कल क्लास खत्म हुई थी आपकी शायद, है ना। चलो अब तो सब कुछ पता ही है, यहां से तो आज ही पढ़ाया मैंने। अब हेडिंग डालो, चेंज ऑफ स्टेट। हो गया, चलो देखो पहला क्या है भाई, अब चेंज ऑफ स्टेट कह रहे हैं तो स्टेट तो एक ही होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, है ना। तो पहले क्या है देखिए, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग। ठीक है, अगर आपने क्या बोला यहाँ पर, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। अरे यार एक चीज मुझे बताओ कि अभी जो रूम टेम्परेचर है, अभी एक बर्फ ले आकर के इस टेबल पर रख दिया जाए, कुछ देर बाद हमें क्या बर्फ दिखेगी, नहीं दिखेगा ना, लिक्विड दिखेगा टेम्परेचर, लेकिन रूम टेम्परेचर ही है, हमने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया। लेकिन हुआ क्या, हमारा जो आइस था, ठीक है, उसका टेम्परेचर बहुत लो था, उसके कंपैरिजन में हमारे रूम का टेम्परेचर हाई है ना। तो कहीं ना कहीं हीट क्या हो रही होगी, एब्जॉर्ब हो रही है कि रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है सॉलिड से लिक्विड। देखो इसमें मैं देख रहा हूँ कि अभी भी कंफ्यूजन है, बहुत सिंपल सोचो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत सोचो। सिंपल से बात मैंने क्या बताया था कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होगी। तो क्लियर है कि आइस का टेम्परेचर बहुत लो है, रूम का उसके कंपैरिजन में ज्यादा है। जब तक ये टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तब तक हीट जो है फ्लो करती रहेगी। हीट फ्लो के कहाँ जाएगी, रूम टेम्परेचर मतलब कि एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब होकर के उस बॉडी के अंदर जाएगी और सॉलिड के अंदर जा रही है। तो क्लियर है कि वो एब्जॉर्ब ही तो हो रहा है ना, तो ऐसे कभी कंफ्यूजन होगा नहीं। ठीक है, बस हम ऐसे छोटा सा कंपैरिजन अगर करते रहें कि हायर डिग्री ऑफ, है ना, हॉटनेस से लोअर जो आपका टेम्परेचर है या फिर डिग्री ऑफ कोल्डनेस की तरफ जाएगा, बस तो ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। इवेपोरेशन विद इन द होल मास ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड बॉइलिंग, और बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। वाटर के लिए क्या होता है, जब तक 100 डिग्री तक नहीं पहुंचेगा तब तक बॉयल जैसा होगा, हो रहा है, लेकिन कभी भी स्टेट चेंज नहीं होगा।
100 डिग्री पर कंटिन्यूअस तुम क्या करो, हीट करो वाटर को, तुम्हारा पानी गायब हो जाएगा, है ना। आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, स्टेट चेंज होने की एक बाउंड्री है कि इसके बाद स्टेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो वही पॉइंट हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड से कहां चला गया, गैस। A liquid boils when the saturated vapor pressure on its surface is equal to the atmospheric pressure. Boiling point reduces on decreasing pressure. अब ये क्या कह दिया, कह रहे हैं अगर आपने देखो कंटेनर बना लो। अच्छा ये बताओ, अब तो अच्छे से पढ़ लिया ना हम लोग ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और सॉलिड एंड फ्लूइड, सब तो अच्छे से पढ़ लिया है ना। अब तो टेंशन ही नहीं है, कोहेसिव बोल सकते हैं, एडहेसिव बोल सकते हैं, राइट, सब कुछ बोल सकते हैं तो, है ना, सब पता भी है हम लोग को। ऊपर से क्या आ रहा है, एक प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। अच्छा ये मुझे बताओ, नीचे से जब तुम बॉइलिंग कर रहे हो तो वो क्या हो रहा है, वाइब्रेशन इंक्रीज कर रहा है। अब तो ये बोल सकता हूँ कि वाइब्रेशन होता है ना। अब वाइब्रेशन हो रहा है तो मतलब कि बॉन्ड टूटना चाहिए, है ना। लेकिन बेचारा ये ऊपर जा रहा है, ऊपर से कह रहा है चलो बेटा नीचे जाओ, है ना। मेरी बात समझ रहे हो, टूटने नहीं दे रहा है जब तक ये डोमिनेट कर रहा है तब तक। लेकिन जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया बहुत ज्यादा, 100 डिग्री लेकर के गए, तो अब जो है वो वाइब्रेशन बहुत पीक पर पहुंच गया। अब वो इतना हो गया है कि ये इस प्रेशर को क्या कर सके, कैंसिल आउट कर सके। उसका स्टेट चेंज होने से कोई रोक सकता है क्या, नहीं ना। मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। अब उसके बाद तो सिंपल ब्रेकिंग होगी, तो क्या कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या, अगर आप ये पहले ऊपर वाली फ्री वाली बात, ठीक है, कह रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जैसे ही वो कैंसिल आउट कर लेता है, सैचुरेट कर लेता है, वैसे ही फिर स्टेट चेंज। अब देखो तुमने कह दिया पी एटमॉस्फेरिक को घटा दो, तुमने क्या बोला, इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर दो, है ना, डिक्रीजेस, है ना, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग कर दिया तो क्या हो गया भैया। अच्छा अब फिर से, अब मुझे 100 तक क्यों जाना पड़ा था, क्योंकि प्रेशर ऊपर से बहुत ज्यादा था। जब प्रेशर कम हो जाएगा 100 तक जाना पड़ेगा क्या, नहीं जाना पड़ेगा ना। तो इट इज क्वाइट क्लियर कि डिक्रीज जैसे ही करेंगे प्रेशर को तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी घट जाएगी। ये 100 डिग्री तक क्यों गए थे, क्योंकि प्रेशर था। जब प्रेशर कम हो गया तो हम और कम में हमारा काम हो जा रहा है, समझ में आ गया ना। तो बस यही बात है कि बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है जैसे जैसे आपका प्रेशर डिक्रीज होता है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, तो ये पॉइंट ऐसे करके लिख लेना, ठीक है, ठीक। आगे, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट ऑल टेम्परेचर इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन जैसे पानी जो है अगर ऐसे अभी गिरा दो सरफेस पे, ठंड है, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होगा, ठीक है, तो स्टेट जो चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत स्लो प्रोसेस होगा ना। हो सकता है पूरे दिन गीला है, अगले दिन सूखे। गर्मी में क्या होता है, हम कपड़ा कैसे सुखाते हैं, जाते हैं बाहर रख देते हैं ना, अब वो सूख जाता है। कमरे के अंदर भी तो कपड़ा सूखता है, लेकिन वहां अगर 10 मिनट में सूखेगा तो यहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे में सूखेगा। रीजन क्या, वही टेम्परेचर, हर जगह आप देखो तुम्हें दिख रहा है टेम्परेचर डिफरेंस वाली बात, है ना। रूम टेम्परेचर बहुत कम होता है, बाहर जो है 45 46 47 48 पहुंच जाता है गर्मी की वजह से, है ना, धूप आती है तो इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं, उसके से हीटिंग इफेक्ट होता है, वो सब बात नहीं करते। लेकिन इट इज क्लियर कि घर के अंदर टेम्परेचर कम रहता है, 32 33 रहता है, तो बाहर जो है 45 46 रहता है। अब वो एक्स्ट्रा टेम्परेचर डिफरेंस है तो इसका मतलब आसानी से स्टेट चेंज भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो किसी भी टेम्परेचर में जब आपका स्टेट चेंज हो तो उसको क्या कहते हैं, लिक्विड से गैस हो रहा है तो इवेपोरेशन कहते हैं उसको, ठीक है। आगे, इट इज सरफेस फेनोमेनन, ग्रेटर द टेम्परेचर ऑफ faster is the evaporation, ठीक है। smaller the boiling point of liquid, more rapid is the evaporation. smaller the humidity, more is the evaporation. humidity क्यों बोल रहे हैं यार, मतलब नमी क्या होती है, वाटर कंटेंट होते हैं गैस के अंदर, है ना। तो अब ये बताओ, तो उसकी वजह से क्या होगा, या इवेपोरेशन तेज होगा या कमजोर हो जाएगा। कमजोर क्यों होगा, क्योंकि वैकेंसी जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा स्टेट चेंज होगा। अगर वैकेंसी नहीं रहेगी, वैकेंसी कहने का मतलब क्या है, गैस के पास क्या, गैस हल्की है, उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का वाटर कंटेंट नहीं है, तो किसी को बैठाने के लिए जगह होगी तभी तो बैठाएगा। अब ऑलरेडी ह्यूमिड है ना, और तुमने और वाटर कंटेंट दे रहे हो तो वो कहाँ बैठाएगा, ऑलरेडी किसी ने ऑक्युपाई कर रखा है उसकी जगह पर। क्लाउड कैसे बनता है, ऐसे तो बनता है ना। वाटर कंटेंट क्या होते हैं, इवेपोरेट होते हैं, उसके जाते हैं, फिर कंडेंस होकर के इकट्ठा हो जाते हैं, तभी तो क्लाउड फॉर्मेशन होता है। तो वाटर कंटेंट किसके ऊपर बैठा रहता है, वाटर मॉलिक्यूल किसके ऊपर, गैसेस मॉलिक्यूल के ऊपर ही तो होता है। बादल क्या होता है फिर, समझ में आ रहा है कि मिक्सचर होता है ना दोनों का। तो वही चीज कह रहे हैं, तो कह रहे हैं जैसे ह्यूमिडिटी कम होगी वैसे वैसे आपका इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। इवेपोरेशन इंक्रीज करता है ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर, दैट इज व्हाई इवेपोरेशन इज फास्टर इन वैक्यूम। नोट कर लो।
required to change unit mass of liquid into vapor at a given temperature is called heat of evaporation at that temperature. हेडिंग लिख लेना, heat of, ये लिख लेना, heat of, अरे यार ठीक है। आगे देखिए, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर इज स्टेट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? अगर हम डायरेक्टली क्या कर दें, किस में चेंज कर दें, सॉलिड को वेपर में, बिना लिक्विड में गए, तो उसे कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर एट अ गिवन टेंपरेचर इज कॉल्ड हीट ऑफ सब्लिमेशन एट दैट टेंपरेचर। किसी अगर एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे कहा जाए कि सॉलिड को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर दो, वेपर को, वेपर में, तो उसको कहेंगे उस टाइम पे heat of sublimation at that temperature. Sublimation is the process of conversion of solid into gas. सॉलिड को डायरेक्टली किसमें, गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही कहते हैं सब्लिमेशन। कंडेंसेशन, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, कंडेंसेशन। ठीक है, ये सब्लिमेशन के कुछ एग्जांपल दिए हैं। कैम्फर एंड अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट ऑन हीटिंग इन नॉर्मल कंडीशन। अच्छा हाँ, ये तो यार कैम्फर तो कपूर तो जलाते ही होगा, भगवान की पूजा आरती करते हो ना, तो क्या होता है जब जलाते हो डायरेक्टली क्या होता है, वो तो सॉलिड होता है, सॉलिड से कहां चला जाता है, सीधे गैस, गैस। ठीक है। A block of ice sublimate into vapor on the surface of moon because of very very low pressure on its surface। क्योंकि बहुत लो प्रेशर होता है कहां पर, मून पे, तो अगर वहां पर आइस को रखोगे डायरेक्टली वो गायब हो जाएगा, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में, है ना, वहां लिक्विड आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। तो ये होता है। आगे बढ़े। अब ऐसे एग्जांपल में कैम्फर अमोनियम क्लोराइड लिख सकते हो। ठीक है, सब्लिमेट ऑन हीटिंग, ये आइस वाली बात लिख सकते हो, एट वेरी लो प्रेशर, बिकॉज ऑफ वेरी वेरी लो प्रेशर एट मून आइस डायरेक्टली कन्वर्ट टू वेपर, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है आपका कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम गैसियस और वेपर स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज नोन एज कंडेंसेशन। ठीक है, क्या कह रहे हैं, आपका गैसियस या फिर वेपर स्टेट से उल्टा, अब यहां से गैस टू लिक्विड। ठीक है, इस प्रोसेस क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। दीज मटेरियल अगेन गेट कन्वर्टेड टू वेपर और गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। ठीक है, लिख ले। लास्ट है आपका होर फ्रॉस्ट। होर फ्रॉस्ट क्या होता है, ठीक है, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड इज कॉल्ड होर फ्रॉस्ट। पिछली बार क्या पढ़ा था हमने, सॉलिड से गैस, ये उसी का रिवर्स है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गैस टू सॉलिड। ठीक है, इसी कहते हैं होर फ्रॉस्ट। ठीक है, this process is just reverse of process of sublimation, formation of snow by freezing of cloud। ठीक है, हो गया। यस सर। हाँ, क्या हुआ, हेलो। चलिए, नेक्स्ट जो है हेडिंग, इसको ध्यान से देखिए, ये कहीं ना कहीं आपने देखा ही होगा। ठीक है, ये क्या है भाई, ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है।
इसका मतलब पता है क्या होता है, कभी भी अगर एक आइस लेना अगर नहीं किया तो कर लेना घर पे, कोई बड़ी बात नहीं है, आइस क्यूब तो मिल ही जाएगा, है ना। आइस क्यूब लेना, एक पतला सा धागा लेना, है ना, और उस धागे को उसके ऊपर प्रेशर लगा करके ऐसे रखना। तुम ये देखोगे कि वो उसको कट तो करेगा, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाएगा वैसे वैसे वापस से जो आइस था वापस से वो हील हो जाएगा। या फिर धागे को कभी भी अगर जैसे तुम्हें क्यूब के अंदर डालना है तो कुछ मत करो, बस थोड़ा देर तक ऐसे होल्ड करो, वो अंदर चला जाएगा, फिर छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, फिर से वापस से वो आइस जम जाएगा और धागा अंदर चला जाएगा। ये कैसे हो रहा है देखो, जब वो प्रेशर आप इंक्रीज करते हो, देखो is melting of ice caused by pressure, ठीक है, and its resolidification when the pressure is removed। जब धागा आगे चला जाएगा, जैसे ये आइस क्यूब है, ठीक है, अब इसके ऊपर आपने जब रखा हुआ है, ये आइस क्यूब भी गलत बनाया है, बनाना चाहिए तो ऐसे बनाते हैं ना, अब तो रस्सी बनेगी। चलो अब इसके ऊपर ये रस्सी बना सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको ऐसे इस तरीके से प्रेशर बिल्ड कर रहे हो तो कुछ देर बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी प्रेशर है, जैसे ही आगे चला जाएगा फिर प्रेशर तो हट जाएगा उस पॉइंट से, तो वापस से पुराने स्टेट में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो तो पहले भी था, ठीक है। आपने एक्सेस प्रेशर कैसे बिल्ड किया, इस रोप की मदद से। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जैसे ही रोप आगे चली जाएगी वापस से वो अपने पुराने स्टेट में जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि उसका जो पुराना स्टेट था सॉलिड था और उनके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, टेम्परेचर का कोई स्टेट चेंज होने वाला टेम्परेचर आपने दिया नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, उस बॉन्ड को ब्रेक किया बाय यूजिंग एक्सेस प्रेशर। तो जैसे ही प्रेशर हटेगा वापस से बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आइस श्रिंक व्हेन इट मेल्ट एंड इफ द प्रेशर इज अप्लाइड deliberately promoting shrinkage, it is found that melting is thereby assisted। आगे, in other words, melting of cold ice is ordinarily effected by raising the temperature। जब हमने कहा किसी प्रकार का प्रेशर यूज नहीं कर रहे, टेम्परेचर से ही ऐसा होता है। बट इफ कहते हैं ना कि यहाँ पर बट के पहले वाला सेंटेंस सारा बेकार हो जाता है अगर आपने बोलूंगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर मेल्टिंग करने के लिए ऑर्डिनरी लिखा हुआ है ना, कि जब भी हम जनरली क्या करते हैं, टेम्परेचर रेज करते हैं तो भैया वो स्टेट सॉलिड से लिक्विड हो जाता है। अब हमने टेम्परेचर को छेड़ा नहीं, हम सिर्फ प्रेशर को लेकर के आ रहे हैं। इज प्रेजेंटेड टू हेल्प विद द श्रिंकेज ऑफ द टेम्परेचर, नीड नॉट टू बी रेज। तो टेम्परेचर को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम सब क्या कर रहे हैं, प्रेशर से श्रिंकेज कर रहे हैं, जिससे कि ब्रेक हो जा रहा है और वहां पर गैप आ रहा है और आपका रोप आगे जाएगा। Ice heals up after being cut through by the wire, melting takes place under the wire because pressure lowers the melting temperature। आगे, refreezing occurs above the wire when the water escapes to normal pressure again। जो मैंने बोला, पुराने स्टेट में जैसे ही आएगा अपने पुराने वाले प्रेशर के अंदर आएगा तो पुराना स्टेट आ गया, टेम्परेचर सेम था, वापस से समझ में आया कि नहीं, जम गया। तो ये है रीजन, ठीक है, इसको नोट कर लो, ये अच्छा टॉपिक है, पूरा नोट कर लो इसको। बॉइलिंग वाले में क्या था, अभी बॉइलिंग पॉइंट अगर हमें लोअर करना है तो प्रेशर को डिक्रीज करो। सुनो ध्यान से, हम मेल्टिंग और बॉइलिंग को रिलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। और अगर हम मेल्टिंग को करना है तो प्रेशर को इंक्रीज करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों में उल्टा है। तो यहां से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं इस बात से, इंक्रीज ऑफ प्रेशर लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कन्वर्सली in a substance expand or melting, the melting point is raised by pressure। अगर प्रेशर इंक्रीज कर दोगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये इसका कंक्लूजन है। चाहो तो सिर्फ फिगर बना करके इसको भी लिख सकते हो, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा ये प्रोसेस हुआ कैसे था। यहाँ पर देखो अच्छा फिगर बनाया, मेरे से तो 10 गुना अच्छा है। क्या किया, एक वायर से एक वेट को लटका दिया है ना, ये क्या है, आइस है और ये अपना प्लेटफॉर्म है। अब इसके ऊपर पहले ही आपका यहाँ था ये वायर, फिर प्रेशर इंक्रीज हुआ, अंदर गया, देखो आप ये वापस से रीफ्रीजिंग हो गई है, ठीक है, और वायर आपका कहीं बीच में है। अगर कुछ देर रखेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा और फिर आप सोचेंगे क्या हुआ, आइस भी नहीं कटा और वो जो है आपका वायर कैसे नहीं जादू हो गया है ना। जादू नहीं हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रीफ्रीजिंग हो जा रही है। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये इसको ऐसे करने से आपका ये 2 टुकड़ों में हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला भैया, ये पूरा निकल जाएगा, नीचे गिर जाएगा, वापस वो रीफ्रीज हो जाएगा। ये है इसमें, ठीक है। तो ये आप फिगर बना सकते हो और ये लिख सकते हो। अगर ये नहीं लिखना चाहते हो तो ये वाली लाइन लिख लो, ठीक है, और सिर्फ प्रेशर वाली लाइन लिख लेना। हाँ ये, ठीक है, यहां से, ठीक है। चलो
लेकिन बिना आप ये पीछे पढ़े आप वो समझ भी नहीं पाओगे, ये भी बात है इसमें, ठीक है। तो फेज ऑफ सब्सटेंस, द फेज ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स फॉर्म व्हिच इज होमोजेनस, फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकली सेपरेबल फ्रॉम द अदर फॉर्म। कहने का मतलब है कि यार जिससे तुम किसी भी बॉडी को जस्टिफाई कर सको फिजिकली देख करके, है ना, उसको बता सको ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, या फिर ये गैस है। बस ये समझना है कि डिस्टिंक्शन कर सको अलग अलग स्टेट से, ठीक है, उसी स्टेट को कहते हैं फेज, ठीक। तो फेज डायग्राम क्या है? फेज डायग्राम इज अ ग्राफ इन व्हिच प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड अलोंग y एक्सिस एंड द टेंपरेचर इज रिप्रेजेंटेड अलोंग x एक्सिस। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि टेंपरेचर और प्रेशर में वेरिएशन करने से क्या क्या आता है फर्क आपके स्टेट में या फिर फेज में किसी भी सब्सटेंस के, ठीक है। फटाफट लिख डालिए, इतना हो गया, या हम दोबारा से आ जाएं वापस, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसका देखिए यहाँ पर पहला जो है आपके पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेज डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर लिखिए, जरा हेडिंग लिखिए, यहाँ एक हेडिंग लिखना पहले, ठीक है। उसके लिखना डिफरेंट फेजेस ऑफ सब्सटेंस कैन बी शोन ऑन अ फेज डायग्राम। हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी एक ही सब्सटेंस के अलग अलग फेज को एक ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, फेज डायग्राम पर। A region on the phase diagram represent a single phase of the substance. A curve represent equilibrium point. Equilibrium मतलब क्या होता है? ये common point है जहाँ से state change हो रहा है between two phases, and a common point represent equilibrium between three phases, जिसको मैंने triple point भी बोला है। A phase diagram helps to determine the condition under which the different phases are in equilibrium. तो हम लोगों को conditions मिल जाएगी जिसमें आपके अलग अलग phase क्या है, equilibrium में है। Phase diagram is useful for finding convenient way in which a desired change of phase can be produced. So हम अपनी situation के हिसाब से desired condition को find out कर सकते हैं using phase diagram। ये है इनके important characteristics। अब लिख लीजिए आप लोग, फिर start करेंगे phase diagram of water। कैरियर, डेंटल और पता मेडिकल। चलिए अब ये पढ़ते हैं phase diagram for water, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ट्रिपल पॉइंट क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, अब यहाँ से आप किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, कॉमन पॉइंट है, चाहे सॉलिड में, चाहे लिक्विड में, चाहे गैस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले आप डायग्राम बनाओगे, नोट्स बनाओगे, कि फिर पहले ये करना है, पहले ये नोट बना लो, एक ही बार पढ़ाएं यार, बार बार रुकना अच्छा नहीं लगता, फिर लिखोगे कहोगे सर लिख रहे हैं। चलिए देखिए इसके अंदर रीजन टू द लेफ्ट ऑफ द कर्व AB, AB के जो लेफ्ट साइड में है, अब लेफ्ट राइट तो जानते ही हो, है? लेफ्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा ये, ठीक है, राइट ये। हमेशा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है स्टेटमेंट, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं इधर लेफ्ट, ऐसे नहीं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंट करता है किसको, सॉलिड फेज ऑफ वाटर। और यहाँ क्या लिखा है मैंने, देखो क्या लिखा हुआ है, सॉलिड। इसका मतलब इसको ऐसे शेड कर दूं अगर मैं, ये कौन सा रीजन है, ये रीजन है जब आपका सॉलिड स्टेट में, या फिर कह सकते हैं कि आइस होगा, है ना, आइस फॉर्म में जब होगा आपका वाटर। आगे क्या कह रहे हैं, द रीजन टू द राइट ऑफ AB एंड अबव द कर्व AC, कह रहे हैं AB के राइट में और AC के ऊपर। तो इसमें क्या बोला गया है, ये कौन सा स्टेट है, दिस स्टेट ऑफ लिक्विड, ये लो ब्लू कलर, दिस स्टेट ऑफ लिक्विड। फिर बाद में बताएंगे नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीजें बताएंगे, पहले स्टेट समझ लो तुम, ठीक है। फिर उसके बाद सिंपल देखिए आगे, द रीजन बिलो द कर्व AC एंड AD, AC और AD, देखो मैंने रेड को कहा यही रोक दिया ना, दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगेन AC और AD के नीचे कौन सा स्टेट है आपका, वेपर या फिर गैस, ठीक है, गैसियस फेज ऑफ वाटर। गैस को कौन सी कलर से दिखाएं, ब्लैक, सब वाइट हैं, ये येलो वाइट नहीं व्हाइट दिखेगा, मैटर नहीं करता है ठीक है, ब्लैक से देख लो भाई, समझ में आया। तो अब तुम सेपरेट कर सकते हो, कुछ नहीं आता था, अब ये देख के समझ में आ रहा है ये सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड है और ये, ठीक। अब बात करते हैं कि ये क्या है, ये 0.61, क्योंकि ये प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, ये टेम्परेचर को। इसका मतलब है ये जो कर्व है ये अलग अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम पॉइंट को, कि देखो यहाँ पर 100 आपका डिग्री सेल्सियस अगर है तो प्रेशर आपका कुछ P है, तो उस पर यहाँ पर ये इसका
क्या हो गया आपका, स्टेट चेंज हो गया। मतलब कह सकते हैं कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, ये वो बाउंड्री है। समझ में आ रहा है? तो P कौन सा रहेगा, जब 100 होता है तो कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर किलो पास्कल में है आपके प्रेशर, ठीक। फिर कह रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। सॉलिड कहाँ चला गया, प्रेशर क्या हो गया आपका, अबव, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से, तो आगे लिखिए इसके बाद जो प्रॉपर्टीज है, along the curve two phases can coexist in equilibrium। कह रहे हैं कर्व में ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहां पर इक्विलिब्रियम जिसको कहते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया कि वो बाउंड्री हो गई जहां पर लिक्विड में भी रह सकता है और किसके अंदर, गैस या सॉलिड किसी भी चीज में रह सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट है ना, तो ट्रिपल पॉइंट ये पॉइंट है कि यहीं पर इसी पॉइंट से थोड़ा सा बियॉन्ड जाएंगे, सॉलिड डायरेक्टली कहां से जाएगा, गैस में। चाहे सॉलिड किस में चला जाएगा, लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में, लिक्विड गैस में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो पूरी लाइन बनाई हुई है ये कहीं ना कहीं वो इक्विलिब्रियम वाली लाइन है जहां से स्टेट को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग सम पैरामीटर ऑफ प्रेशर। किसको चेंज कर देंगे, प्रेशर। देखो ना यहाँ पर यही पॉइंट है, ठीक है। हमने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर हमने प्रेशर को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया प्रेशर को, तो ये कहां चला जाएगा, स्टेट कहां चला जाएगा इसका, सीधे गैस में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सॉलिड से कहां चला गया, ये गैस में। ये वैल्यूज देखो ना, ये मान लो ये एक ही वैल्यू है, ये पॉइंट ए ही है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? एक्स की वैल्यू सेम है बट वाई की वैल्यू हमने मतलब प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, तो देखो सीधे सॉलिड से कहां चले गए ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो स्टेट चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा टेम्परेचर से ही स्टेट को चेंज किया जाए। स्टेट को चेंज किया जा सकता है बाय चेंजिंग प्रेशर एज वेल। समझ में आया? चलो आगे इसमें देखो, ये इतना लिखना चाहोगे कि आगे बढ़ जाए, भूल जाओगे क्योंकि फिर बाद में। चलो इतना बना लो फिर करते, क्योंकि फिर चलिए भाई आगे बढ़ जाए। चलो देखो, along any curve two phases can coexist in equilibrium। ये हम लोग ने अच्छे से पढ़ लिया कि एक साथ दो स्टेट एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो कॉमन पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। along curve AB ice and water can remain in equilibrium। this curve is called as curve of fusion, ठीक है। this curve shows that melting point of ice decreases with increase in pressure। वापस से पीछे जा रहे हैं, AB कर्व, ठीक है। AB देखो यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड है ना, वो एक कॉमन पॉइंट पर है। जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर डिक्रीज किसको कर रहे हैं, आपका मेल्टिंग पॉइंट आपका डिक्रीज होता है, ऐसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। तुम्हें अभी भी नहीं आया होगा, मुझे अच्छे से पता है। देखो भैया, देखो यहाँ टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ टेम्परेचर की वैल्यू कम है। समझ में आ रहा है? प्रेशर इंक्रीज किया, समझ में आ गया कि नहीं, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया। आगे along the curve AC water and water vapor मतलब liquid and gas remain in equilibrium। the curve is called curve of vaporization या फिर vaporization curve या फिर steam line। the curve shows that boiling point of water increases with increase in pressure। अब देखो ध्यान से, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, AC की। जैसे जैसे हमने प्रेशर इंक्रीज किया है, क्या किया है, प्रेशर इंक्रीज किया। देखो पॉइंट सी पर प्रेशर 101 के भी ऊपर है, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी आपका देखिए 100 से ऊपर चला गया, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर देखिए आपको प्रेशर मिल रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, तो इसका मतलब इट इज क्लियर कि यहाँ ट्रिपल पॉइंट पर भी हम डायरेक्टली लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कम टेम्परेचर पे हमने अगर स्टेट चेंज करने को अचीव किया, उसका रीजन क्या है कि प्रेशर को बहुत डिक्रीज कर दिया, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे प्रेशर ऊपर जा रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और बॉइलिंग पॉइंट आपका चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हो गया आपका, तो ये वेपराइजेशन कर्व हो गया। नेक्स्ट अलोंग द, क्या हो गया, तुम्हें नहीं आ रहा क्या? देखो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसीलिए तो हम बता रहे हैं। ये देखो ये एडी का एसी कर्व है। एसी में ये क्या था, ये लिक्विड था और ये क्या था, गैस या फिर वेपर, ठीक। इस लाइन का मतलब क्या है बताइए, ये इक्विलिब्रियम लाइन है। मतलब कि ये वो पॉइंट है, इस पे कोई भी लाई करेगा तो लिक्विड से गैस में जा सकता है और गैस से, ठीक। तो ये पैरामीटर कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पर टेम्परेचर आपका 100 नहीं है, लेकिन प्रेशर भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, ठीक है। फिर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, ये तो सिंपल जैसे ग्राफ पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। तो इस पॉइंट से लेकर तो यहाँ 100 कब हुआ, जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहुंच गया। समझ में आया? जैसे कि अभी इस स्टेट में है ना, अभी अगर पानी को गर्म करेंगे तो हम लोग को 100 तक जाना पड़ेगा,
फिर हमने यहाँ पर अगर उल्टा पड़े अगर प्रेशर को हम डिक्रीज कर दें तो जब हमने डिक्रीज कर दिया प्रेशर को बहुत ज्यादा तो हमने ये पाया कि हम पॉइंट ए जब टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है, बॉइलिंग आपको पता है नॉर्मल में क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ तो बहुत कम हो गया है ना। ये कब पॉसिबल है? जब हम प्रेशर को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही वो बात हो गई, इसी कह रहे हैं, ठीक है। दिस इज स्टीम लाइन या फिर कर्व ऑफ वेपराइजेशन। अब हम एडी की बात करते हैं। एडी कहाँ है? दिस इज योर एडी। अब मैं उसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, पूरी वीडियो में आधा तुम खांसते रहते है ना। Along the curve AD, ice and water vapor can remain in equilibrium. This curve is called sublimation curve या फिर hoarfrost, ठीक है। यहाँ पर कैसे अचीव कर रहे हैं आपको अच्छे से पता है। सॉलिड को हमें क्या करना है? सीधे गैस में करना है, तो हम प्रेशर को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, ऑटोमेटिक टेम्परेचर हमारा चेंज हो जाएगा। वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। इसी तरीके टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हम प्रेशर को भी क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये हो गया, ये ट्रिपल पॉइंट तक हम सॉलिड से गैस में कर सकते हैं। तो एडी इज द योर सब्लिमेशन कर या फिर होलफ्रॉस्ट कर, ठीक। ये क्या है? दिस इज योर नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज योर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। फिर से समझा देता हूँ आखिरी बात। देखो भैया, देखो ये वो पॉइंट है जहां पर 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या कहते हैं भाई, आपका इस समय क्या है? फ्रीजिंग है, तो मेल्टिंग करानी है तो आपका प्रेशर क्या होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक होना चाहिए। उस हिसाब से आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका? 100 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल है जब आपका प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक। इस तरीके से, ठीक। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, इसका में और कुछ बचा नहीं है, ठीक। आगे नेक्स्ट है ट्रिपल पॉइंट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर रिलेट करेंगे। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। The three curve in the phase diagram of water meet at a single point A, which is called the triple point of water. The triple point of water represents the coexistence of all three phases of water: ice, water, and water vapor. तो water, ice water और water vapor मतलब liquid, solid और gas. In equilibrium, the pressure corresponding to triple point of water is 6.03 into 10 to the power minus 3 atmospheric pressure या फिर 4.58 mm of mercury, and temperature corresponding to it is 273.16 Kelvin, ठीक है। ये हो गया, ये नोट कर लो ट्रिपल पॉइंट वाली बात। तो नोट तो सारा करना है तुम्हें। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिक कंडीशन को, और इसका इस्तेमाल क्या करते हैं? डिफाइन करने के लिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। व्हाइल मेकिंग केल्विन एब्सोल्यूट स्केल अपर फिक्स्ड पॉइंट इज 273.16 कहते हैं ना यार। सेल्सियस से केल्विन में करना है 273 को ऐड कर दो, केमिस्ट्री में तो करते ही होगे, है ना। तो यहीं से आया। एंड लोअर फिक्स पॉइंट क्या है? 0 केल्विन। 1 Kelvin of temperature is 1/273.16 part of temperature of triple point of water, ठीक है। Next, effect of change in pressure on melting point and boiling point for water. अगर pressure increase करेगा तो melting point decrease करेगा, boiling point increase करेगा। pressure decrease करेगा, melting point increase करेगा और ठीक, ये हो गया। Example क्या है? A bottle is filled with water at 30 degree Celsius. On opening at moon, then water will boil and vaporize. तो वहां ऐसे कहते हैं यार, मून पर प्रेशर क्या होता है? बहुत ज्यादा कम, ठीक है। सीधे स्टेट चेंज होता है। वाटर क्या होते हैं? वाटर वाले को सीधे किस चले जाते हैं? वेपर में। अब वो वेपर में चले गए, तुम कहते हैं बॉयल हुआ होगा तभी तो हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एट हायर एल्टीट्यूड ऑफ माउंटेन फूड कैन नॉट बी कुक्ड प्रॉपर्ली। अब जब आप चले जाओगे कहाँ पर? बहुत ज्यादा पीक के ऊपर, तो वहाँ क्या होता है? प्रेशर वेरिएशन आता है कि नहीं आता है? इसीलिए प्रॉपर्ली हम क्या नहीं कर सकते? कुक नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा ये बताओ क्यों ऐसा होता है? प्रेशर इंक्रीज होता होगा या डिक्रीज होता होगा? डिक्रीज हो जाता है प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, इंक्रीज हो जाता है। सही कह रहा है? ऑब्वियसली सही कह रहा है यार। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जा रहा है, इसीलिए तो जब प्रेशर आप इंक्रीज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। अभी पढ़ा अपन लोग ने, है ना। जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा तो कभी भी खाना पकेगा नहीं सही से। जब पकेगा ही नहीं तो फिर क्या मतलब है? कच्चा खाओ, है ना। मैगी बिना पकाए खानी। अब पढ़ेंगे हीटिंग कर। चलिए हीटिंग करके पहले लिख लीजिए आप लोग, ये उसके बाद पढ़ाएंगे। लिखो चलो।
ये वाला चीज रट जाना, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, वीडियो में अच्छे से। और ये तो समझ में आ ही गया है। ये केल्विन स्केल वाली बात रट जाना, और ये वाली बात बस। क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ना, इसमें न्यूमेरिकल बड़े ही गंदे गंदे आते हैं, थ्योरी टाइप, तो उसमें आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर यूज करना पड़ेगा कंटेंट। इसीलिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। अब देखो हीटिंग कर क्या है यहाँ पर, पहले समझो। ये है आपकी, अब चेंज हो गया एक्सेस, ये टेम्परेचर हो गया और ये टाइम का कंस्टेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्राफ बन रहा है, हम इसी ग्राफ को रीड्रॉ कर रहे हैं, बट इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर जब बोलेंगे ए बी, तो आपको समझना पड़ेगा ए बी किसकी बात हो रही है। तो हमने वो बनाया था सॉलिड वाला कर्व, सॉलिड और लिक्विड के बीच का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, उसे कहते हैं ए बी वाला रीजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, जब हम कह रहे हैं T1 से T2, ठीक है, और अभी ये देखिए यहाँ क्या है, ये क्या m into L क्या होता है, ये हीट जो आपकी चेंज करती है स्टेट को, लैटेंट हीट पढ़ाया मैंने थे, Q इक्वल टू m into L पढ़ाया था, लैटेंट हीट ऑफ क्या है, फ्यूजन। यहाँ पर क्या है, हीटिंग ऑफ सॉलिड। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, कब तक, जब तक ये मेल्टिंग तक ना पहुंच जाए। तो A से B वो रीजन है जब आपका स्टेट तुरंत नहीं, सडनली चेंज नहीं होता है, लेकिन अभी स्टेट चेंज का प्रोसेस है, जितना टाइम लगेगा उसको कंप्लीटली स्टेट चेंज करने में, उतने टाइम को T1 से T2 में दिखाया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके वापस से हीटिंग ऑफ लिक्विड, अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, मतलब A to B वो रीजन है जब आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, ठीक है। B वो पॉइंट है जब सॉलिड कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुका है इन द स्टेट ऑफ लिक्विड। फिर B से C क्या है, B से अब वो लिक्विड है, अब अगेन हम क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, और फिर वापस से क्या आ रहा है, अब आपका बॉइलिंग करके अब ये इवेपोरेशन वाला प्रोसेस है। तो अगेन C to D क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, D पे वो पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वो टाइम जो आपका लगता है, इंस्टेंट प्रोसेस नहीं होता है, जो T3 से आपका T4 का टाइम इंटरवल है, T1 से T2 ये क्या है आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग वाला स्टेट है। फिर D से अगेन क्या हो गया, गैस। अब इसके बाद तो कुछ होना नहीं है, हीटिंग करते जाओगे तो वो एक्सपैंड होता जाएगा, इसका 0 से इंफिनिटी होता है, स्पेसिफिक हीट पता है ना आप लोगों को, ये बताया था। तो इसमें तो ऐसे ही बस नॉर्मल आपका लास्ट कर रहा है। समझ में कुछ आया कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ, तो इसी कहते हैं हीटिंग कर्व। यहाँ पर कुछ एंगल है, स्लोप दिखाता हूँ, कर्व का स्लोप। ये जो एंगल बनाता है विद एक्स एक्सिस अल्फा है, फिर बाद में जब हीटिंग ऑफ लिक्विड में करते हैं तो बीटा, एंड बाद में हीटिंग ऑफ गैस में क्या है, गामा। तो यहाँ स्लोप सबसे ज्यादा किसका होता है भाई, सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर क्या, गैस। तो tan ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन tan ऑफ बीटा, ठीक है। तो ये हो गया, हीटिंग कैपेसिटी क्या होगी, वेपर की सबसे ज्यादा, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। समझ में आ गया, ये है कर्व का डेटा, और इस तरीके से आपको समझना है। ये T2 कौन सा पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये वो कांस्टेंट टेंपरेचर जिस पे अभी बॉयल हो रहा है और स्टेट चेंज कर रहा है, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा आपका मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड से अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, A to B, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ आ रही है कि नहीं ये बताओ, ठीक है। चलिए लिख डालिए फटाफट, फिर इसको बनाना है, फिर आपको लिखना है, फिर एक एक चीज वापस से हम डिफाइन करेंगे। ये ग्राफ बना लो एक बार, फिर हम एक एक स्टेप समझाएंगे। अब सारे रीजन देखो, पहला रीजन कहाँ है, O से A, ठीक है। इसके अंदर लिखिए इन द रीजन OA, क्या हो रहा होगा, अभी तो हम लोग हीटिंग कर रहे हैं, है ना। O से पहला वाला जो अल्फा स्लोप बन रहा है, इसके अंदर लिखिए रेट ऑफ हीट सप्लाई रेट ऑफ हीट सप्लाई P इज कांस्टेंट। P क्या है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, P इज कांस्टेंट and temperature of solid is changing with time and T is varying with time। सेंटेंस में अपने हिसाब से छोटा बना लो, with time, ठीक। तब क्या होगा, Q is equal to heat will be equal to M into क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, that is CS into CS मतलब सॉलिड के लिए, ठीक है, into डेल थीटा या फिर डेल टी, ठीक। लिख डालो फटाफट। इसको और क्या लिख सकते हैं, हीट को और क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू टाइम, P इनटू डेल टी इज इक्वल टू CS का मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड,
ये वाला, अरे भाई ये वाला टाइम है, टाइम। डन। तो क्या आ जाएगा आपका डेल टी अपॉन डेल स्मॉल टी, टेम्परेचर चेंज अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन बाय P अपॉन एम सी एस। ठीक है, ठीक है। ठीक है, आगे लिखिए, डिपेंडेंसी की बात कर लेते हैं। हाँ सत्यम आ गए बेटा तुम, लेकिन अब तो क्लास खत्म होने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं, चले जाना। मैसेज कर लो बेटा तुम, माइक मत ऑन करो, ठीक है। लिखिए इसके आगे, ये डेल कैपिटल टी अपॉन डेल स्मॉल टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो स्लोप है, लिखिए स्लोप, लिखिए स्लोप ऑफ टेम्परेचर टाइम कर्व अच्छा ये बताओ, प्रेशर कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, तो ये क्लियर है कि अगर ये किसी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर, यही तो होगा ना। तो लिखो इसके अंदर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अगर मैं यहाँ से लिखूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मैं डायरेक्टली शॉर्ट में लिखना चाहता हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ 1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ओ ए। ये क्या लिख दिया मैंने, सही है या नहीं? अरे बाबा, स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल था सी एस के, तो सी एस भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा स्लोप के। तो मैंने क्या कर दिया, सी एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, ये डन हो गया। अब इन द ओरिजिन, इन द रीजन ए बी, यानी क्या हो गया है, ये सब जो है कंटेंट डेवलपर लगता है थोड़ा सस्ते वस्ते से शुरू कर दिए, सच में आजकल हर जगह इनकी गलतियां निकल रही बहुत ज्यादा। इन द रीजन ए बी लिखिए, टेम्परेचर इस केस में क्या है, T इज कांस्टेंट, सिर्फ काम की बात लिखेंगे, टेम्परेचर इज बेटा कांस्टेंट, स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो, स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर हमें यहाँ पर टाइम की सिर्फ है जो कि यहाँ पर वेरी कर रहा है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो यहाँ लिख सकते हैं बिटवीन A एंड B सब्सटेंस इज, बिटवीन A एंड B substance is partially solid and partially right, ठीक है। if LF is the latent heat of fusion ये हो गया, लिखिएगा हम लोग ने, देखिए इसको, ये तो हीट हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था है ना, लैटेंट हीट के लिए। तो LF की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विल बी इक्वल टू, प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन टाइम आपका T2 माइनस T1 अपॉन क्या आ जाएगा, मास। करो, लिखो इसको। अब जिसको अभी भी नहीं आया सुनो भैया, Q इज इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू टाइम इंटरवल, ठीक है, ये हो गया, ठीक। और हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 बनाया, ठीक है, क्योंकि Q की वैल्यू होती है मास इनटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
और लैटेंट ऑफ फ्यूजन को क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू, अब Q को फिर से हमने P इंटू डेल टी लिख दिया, ठीक, इस बार डेल टी ना लिख करके डायरेक्टली लिख दिया टाइम बचाने के लिए, तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है, लिख डालो फटाफट। इसका मतलब है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लाइन ऑफ क्या है आपका ए बी, लाइन ऑफ ए बी किसको रिप्रेजेंट करती है, चेंज इन टाइम इंटरवल ना, और कुछ तो है नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइन ए बी ब्रैकेट में चेंज इन टाइम, ठीक है। इसका मतलब जितनी लंबी लाइन होगी उतना ज़्यादा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा, मतलब जितना टाइम इंटरवल लगेगा, जितना टाइम लगेगा सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने में, उतना लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू होगी कि नहीं होगी, ये हो गया, नोट कर लीजिए, आगे आगे हो गया इसका। चलो नेक्स्ट, इन द रीजन BC है ना, ओरिजिन नहीं है ये भाई, ओरिजिन से प्यार हो गया है कंटेंट डेवलपर को हमारे थोड़ा, ठीक है, तो इसलिए उसको हर जगह ओरिजिन दिख रहा है, ये रीजन लिखा हुआ है, इन द रीजन BC, B से C, ठीक है। अब यहाँ पर टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट, लिखिए फटाफट क्या हो जाएगा बताओ, P क्या है आपका कांस्टेंट, ठीक है, T वैरी करता है, तो लिखिए यहाँ पर अगेन फिर से वैसे ही, क्या हो जाएगा आपका बताइए, लिखिए यहाँ पर क्या आएगा, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस सो स्पेसिफिक हीट, temperature increases so specific heat of liquid increases, ठीक है, इतना ऐसे ही लिखना है शॉर्ट में। स्पेसिफिक हीट क्या, वाटर के लिए आपको पता है स्पेसिफिक हीट ही उसकी थर्मल कैपेसिटी होती है, मैंने ये पीछे पढ़ा दिया है, बिकॉज स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड या वाटर, लिक्विड नहीं बोल सकते बेटा, वाटर ही बोलेंगे सिर्फ, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड इज 1 यूनिटी है ना, और थर्मल कैपेसिटी इज मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो m इंटू 1 करेंगे तो आएगा 1, तो हम कहते हैं कि थर्मल कैपेसिटी ही आप यहाँ पे क्या है स्पेसिफिक हीट, ठीक है, दोनों में से कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, या फिर और थर्मल कैपेसिटी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर so specific heat of liquid will be inversely proportional to the slope of line, क्या हो जाएगा, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आपके स्लोप ऑफ लाइन, तो कर लो इसको, ऐसे CL is inversely proportional to slope of line। अच्छा ये क्या है, स्लोप क्या है, स्लोप आपको पता होगा डेल टी अपॉन डेल स्मॉल टी, है ना, यही तो है, इसका इनवर्सली करेंगे तो ये जाएगा डेल टी अपॉन डेल कैपिटल टी, ठीक है। नेक्स्ट है इन द रीजन CD में फिर से प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, तो इसका मतलब है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ CD। अब मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ लिखवाना, क्योंकि आप लोगों को ये चीज रिपीट हो रही है, फिर से इन द रीजन CD क्या हो जाएगा भाई, आपका जो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ CD, ठीक है। हम लोग को क्या क्या पता है, हम लोग को पता है प्रेशर इज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज आल्सो कांस्टेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, ठीक। डन। अब लास्ट है इन द रीजन DE, इन द रीजन DE, इन द रीजन D लिखिए, इसमें ये तो गैसेस स्टेट है, लिखिए द लाइन DE रिप्रेजेंट्स, यू लिख लेना, द लाइन DE रिप्रेजेंट्स gaseous state of substance जब आपको प्रेशर के बारे में ना दिया रहा है क्वेश्चन में तो मान लेना कांस्टेंट है, ठीक है, with its temperature increasing linearly with time,
ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ लाइन विल बी प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट और थर्मल कैपेसिटी। फिर से वही बात हो गई, सी वी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ लाइन, क्या हो जाएगा, डी ई। रेसिप्रोकल मतलब ये होता है ना बेटा, उल्टा उल्टा हो जाएगा ना। डन। नेक्स्ट हेडिंग है लॉ ऑफ मिक्सचर या फिर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। डन। लॉ ऑफ मिक्सचर या फिर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो ये आखिरी पढ़ लो, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्वेश्चंस करने के बाद। क्या है लॉ ऑफ मिक्सचर या फिर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, क्या कहता है, व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर मिक्स्ड, कह रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर पे दो बॉडीज है, उनको अगर मिक्स करते हैं हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी, तब तक होती रहेगी जब तक टेम्परेचर डिफरेंस खत्म नहीं हो जाता, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब तुम लोग पक गए हो गई ये बात सुन सुन के, है नहीं, एक ही बात को बार बार घुमा घुमा के पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ पे देखिए कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। Till both acquire same temperature, the body at higher temperature releases heat while the body at, बस पता है क्या किया, पूरे पैराग्राफ में सिर्फ ये एक वर्ड इसमें ऐड किया गया है, बाकी सब कुछ सेम है। रिलीज वाली बात नहीं कह रहे थे अभी तक हम लोग, है ना। आगे क्या कह रहे हैं, लास्ट में यह हीट किसी की लॉस होती है तो किसी की वही, किसी का नुकसान तो किसी का फायदा, बस इतनी सी बात है। यही बात कहता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी। मतलब कह रहे हैं हीट को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक फॉर्म से, मतलब एक स्टेट, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, किसी ने जनरेट नहीं करी है। ठीक है, ये लिख लो फटाफट। अच्छा, एक रिलेशन होता है, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, मतलब अब हमने मिक्स किया था ना दो बॉडीज को, ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर टेम्परेचर, ये लिखते रहो, लास्ट में लिख लेना, ऑफ मिक्सचर is always greater than equal to TL and less than equal to TL का मतलब क्या होगा, लोअर टेम्परेचर, आज क्या होगा, हायर टेम्परेचर। तो जैसे मान लो कि बॉडी A है तो उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बॉडी B है, उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करके हमने मिक्सचर बनाया। अब मिक्सचर का कभी भी टेम्परेचर 100 तो नहीं हो सकता है, इससे कम होगा या इसके बराबर, और इससे ज्यादा होगा या फिर इसके बराबर। हो सकता है कि इनके डिफरेंस बहुत कम हो, ठीक है, तो इसका या तो इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा कम है कि सारा का सारा टेम्परेचर क्या हो गया, इसी का हो गया, ठीक है। इसकी क्वांटिटी कम हो गई, मान लो कि हमने एक बूंद 0 डिग्री सेल्सियस डाला और हमने बाकी सारा क्या मिक्सचर, तो वो भी कहलाएगा ना। इट डजंट मैटर कि वैल्यू किसकी है ना, ज्यादा किसकी है और कम किसकी है, उससे फर्क पड़ता है। तो ये जो पैरामीटर इट क्लियर कि यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर कर सकता है मिक्सचर, वो तो हायर टेम्परेचर है और सबसे कम कौन सा, लोअर, लेकिन दोनों के बीच में मैक्सिमम टाइम पाया जाता है। तो लेसर टेम्परेचर से कभी कम वैल्यू एक्वायर कर सकता है, इम्पॉसिबल, कभी नहीं कर सकता, ठीक है। मैं अभी तुम लोग को जो है नेक्स्ट पीपीटी भेज रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग नोट्स अच्छे से कर लो। हम तो पाए कहते ना, स्कूल में कहते थे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 ग्राम ऑफ आइस at 0 degree Celsius is mixed with 5 ग्राम of steam at 100 degree Celsius. What is the final temperature? मिक्सचर वाला कोई पढ़ा, वही तुरंत क्वेश्चन दे दिया, कैसे करोगे। सबसे पहले हीट निकाल लीजिए, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Q1 is equal to M1 L1,
ठीक है, प्लस ये मिक्सिंग वाला। अच्छा ओके ओके, समझाना पड़ेगा, चेहरे देख लिए मैंने। देखो 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 हो क्या रहा है, देखो जब मिक्स कर रहे हो तो पहले तो ये वाला स्टेट है प्लस ये वाला स्टेट, इसमें कितना हो जाएगा आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ml। इसमें कौन सा सिंपल फॉर्मूला है सर, ms इनटू चेंज इन टेम्परेचर, इन दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल आपका हीट निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब मिक्स कर रहे हैं तो दो स्टेट होगा, पहले रेज करेगा, फिर एक आएगा एक कॉमन इक्विलिब्रियम स्टेट है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर, उसमें स्टेट अगर आपका चेंज हो रहा है तो कौन सा आ जाएगा, लैटेंट हीट वाला केस आ जाएगा, तो ml प्लस जो आपका ms इनटू डेल टी, या फिर ये तो हीट रिक्वायर्ड टू फॉर आइस टू रेज टेम्परेचर, यानी कि हीट रिक्वायर्ड विल बी क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू m1 L1 प्लस m1 S डेल थीटा। ठीक है, तो आपका एक क्या है भाई, सॉलिड में है, और एक आपका क्या है, स्टीम में है। ध्यान से देखना, तो आइस का टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, टू इट्स टेम्परेचर कहाँ तक जाना है हमें, 100 डिग्री सेल्सियस तक। कहाँ तक, 100 तक। तो यहाँ पर दो कर लो, एक Q1 हो गई, हमने आइस के लिए बात करी, तो ये कर लो, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो, क्या करोगे, m1 के लिए कितनी है, 5 ग्राम है ना, और ये क्या होता है, इसके लिए याद है किसी को, CGS में 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है, 1 होती है, याद नहीं क्या, वाटर के लिए, इनटू चेंज कितना आ गया, 100 माइनस 0 100, कितना आया आंसर, 400 प्लस 500 900 यूनिट क्या होगी, कैलोरी भैया, ठीक है। Q2 क्या हो जाएगा, यहां लिख लो ऊपर, हीट रिक्वायर्ड बाय आइस टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस। पहले हम ये देखते हैं क्या ये पॉसिबल है कि हीट करके आइस को हम 100 डिग्री तक ले जा सकते हैं, कितनी हीट चाहिए होगी, फिर हम निकालेंगे कितनी हीट अभी उपलब्ध है, ठीक है, फिर देखेंगे कि कहां तक वो पहुंचेगा। ठीक, फिर नीचे नेक्स्ट लिखिए, हीट गिवन बाय स्टीम, क्योंकि आपको पता है जब स्टेट रिवर्स होता है इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, उसमें हीट रिलीज होती है ना, तो हीट गिवन बाय स्टीम टू डिक्रीज, या फिर व्हेन कंडेंस्ड, क्या हो जाएगा, सेंटेंस छोटा कर देते हैं, व्हेन कंडेंस कर दो सीधे, कंडेंसेशन का मतलब पता ही है आपको, डिक्रीज हो रहा है ना, कंडेंस्ड कितना हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू, अब यहाँ एक ही प्रोसेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, M2L2, यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा, M2L2, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर इस वाले स्टेट की जरूरत है हम लोग को, स्टीम है ना ये, यहाँ से हमें रिवर्स ऑर्डर में जाना है, कंडेंसेशन करना है, तो क्या हो जाएगा, M इंटू L, ठीक है। चलिए करिए, कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 536 होती है ना, तो ये जाएगा 5 इंटू 536, या फिर अप्रोक्सीमेटली 540 भी ले सकते हैं आप, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, 2680, ठीक है। इसका मतलब है जीतेगा कौन, स्टीम का, स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी है ना, तो इसका मतलब है इसको सिर्फ 900 कैलोरी चाहिए, तो ये खुद ही कहेगा भैया हम अपना टेम्परेचर रेज करके 100 पे चले आ रहे हैं, और आपके पास तो बहुत एनर्जी है, तो ये डिक्रीज होगा, क्योंकि या तो इसके पास इतनी एनर्जी होती कि ये इसको डिक्रीज करवा ले जाता है ना, जो कि यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि आपका जो भी डोमिनेट होगा, डोमिनेट कौन कर रहा है, स्टीम डोमिनेट कर रही है, तो मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, स्टीम की तरफ। तो मैं कह सकता हूँ कि इनके पीछे डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो कहेंगे सो द मिक्सचर विल बी एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट ले लेना, Q2 as Q2 is greater than Q1, समझ में आ रहा है, बहुत दूर है, नहीं उठा दे, आगे बढ़े। आप क्या
कैलोरीमीटर ऑफ हीट कैपेसिटी कितना है 100 जूल पर केल्विन, 100 जूल पर केल्विन इज एट रूम टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। 100 ग्राम ऑफ वाटर एट कितना है 40 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्पेसिफिक हीट कितना है 40 to 100 जूल पर किलोग्राम केल्विन is poured into calorimeter. What is the temperature of water in calorimeter? तो कह रहे हैं कितना टेम्परेचर होगा वाटर का, मिक्सचर वाला क्वेश्चन है, फिर से करो। तो हीट लॉस्ट बाय वाटर विल बी हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर, है ना। हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, यही सिंपल लॉजिक यूज करेंगे। क्या मान लेंगे, पहले आप कोई टेम्परेचर मान लीजिए। लेट द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर इज कितना है T, ठीक है। फिर से मास कितना है 100 ग्राम, तो ऐसा ही में क्या जाएगा m इंटू एस इंटू डेल टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर हीट कैपेसिटी, ठीक है। अच्छा ये बता मुझे हीट कैपेसिटी इंटू क्या आ जाएगा आपका चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी इंटू डेल टी, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला, पुट कर डालो वैल्यू 0.1 इंटू 4200, ये एसआई में था इसलिए ऐसा किया। फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है बताइए, टी माइनस 100 है ना, 40 दे दिया ना, 40 करो उसको, 40 माइनस टी, ये डिक्रीज कर रहा है ना, हीट लॉस कर रहा है, ये जाएगा 40 माइनस टी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी कितनी दी हुई है 100, ये कितना हो जाएगा आपका टी माइनस, बन गया एक क्वेश्चन, टी की वैल्यू निकाल लो, आंसर निकाल के बताओ। देखो इसको जिसको नहीं आ रहा है, अरे भाई इसका लोअर टेम्परेचर है, इसका हायर है, तो ये लूज करेगा, ये गेन करेगा, हीट का फ्लो का सिंपल, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला हीट कैपेसिटी जिसका गेन हो रहा है, किसका कैलोरीमीटर का हो रहा है, हीट कैपेसिटी दी हुआ था, हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर, समझ में आ रहा है। तो ये किया हमने बस यहाँ पर, और कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है। फॉर्मूला यूज कर डायरेक्टली, हीट का ही फॉर्मूला होता है ना हीट कैपेसिटी के टर्म में, देख लो नोट्स में एक बार, कोई बात नहीं, पीछे एक बार पलट लो, करो। देखो यही होता है ना आयुषी, ये होता है, और Q इज इक्वल टू क्या होता है, ये क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये 100, ठीक है। और टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, मान लेते हैं बाद में टेम्परेचर T है और ये लोअर टेम्परेचर से ज्यादा ही होगा। अभी मैंने एक चीज लिखवाया था, मिक्सचर का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होता है किससे, TL से, और कम होता है किससे, TH से, बताया ना मैंने अभी। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर T माइनस 30 लिखेंगे, यहाँ क्या ज्यादा टेम्परेचर इसका है, TH से कम होगा T की वैल्यू, इसलिए चेंज में 40 माइनस T लिखा हुआ है, दोनों तो हीट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना हीट गेन करेगा, ये हो जाएगा हीट लॉस। ये कई फॉर्मूला इस्तेमाल किया मैंने, हीट कैपेसिटी दिया हुआ था तो ms इंटू डेल टी होता है, तो हमने ms की वैल्यू डायरेक्ट उठा के पुट कर दी, समझ में आया। अब कर डालो सौम्या, आ रहा है। क्या नहीं, टी की वैल्यू पहली बात तो, अच्छा चलो तुम गलत हो गई कहते, अरे भैया 40 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में ही कोई वैल्यू हो सकती है ना टी की, कहां से आ जाएगा,
हैं? अरे यहाँ पे एक जीरो करोगे क्या बचेगा? 420 ही तो बचेगा, है ना? 420, हाँ 420, ठीक है। 420 बटे 100 गुणे 40 माइनस टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टी माइनस 30। ये कर लो यार, 4.2 है ना? हो जाएगा 4.2 इंटू 40 माइनस 4.2 टी इज इक्वल टू टी माइनस 30। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 4.2 में से टी जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या जाएगा? 5.2 टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये बताओ? वैसे 4 से करते तो 160 आता, ये 0.2 भी है, इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? करो मल्टीप्लाई तो कर लो, 4 दूनी 8 और 4 16, 168, 1680, तो 168 आएगा। 168 बस 168 ही तो आएगा प्लस 30, यही तो आएगा। हाँ यही आएगा, हाँ ठीक है। तो ये कितना आ गया? नहीं हम कुछ और दे दो। t इज इक्वल टू कितना आ गया? ये कितना आ जाएगा? 198 डिवाइड बाई 5.2 कितना आ जाएगा? करो 38.07 कितना आएगा? ठीक है, परफेक्ट, ये हो गया। अगला करें। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 40 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस, TL दे दिया, इनटू वाटर, मतलब टेम्परेचर रेज करेगा, इसका हीट गेन होगा, उसका हीट लॉस होगा, है ना? तो हमने हीट ही निकालनी है, हमने लॉस और गेन वाली बात नहीं करनी है। हमने क्या करना है? 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर तक लेकर के जाना है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, सब तो दिया हुआ है यार, आंसर निकालो। ठीक है, सिंपल है ये क्वेश्चन एकदम, फटाफट करिए। Q की वैल्यू पूछा जा रहा है कि कितना चाहिए होगा हीट, ठीक है? आइस को वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस पर करने के लिए, अब फिर से ये ग्राफ अभी तक हल्के में लेते थे ना, इसको हीरो बन रहे थे। अब देखो ये ग्राफ कितना फायदेमंद है, जिसको आप लोग बहुत हल्के में लेते थे, बोरिंग कह रहे थे, ये सबसे परफेक्ट चीज है। कह रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर जो लगेगा वो कौन सा है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो वहां पर Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमेशा m इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये हो जाएगी हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पता है इंपॉर्टेंट सबसे क्या होता है? हमें सब तो रट जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कब ms इंटू डेल थीटा इस्तेमाल करेंगे और कब हम m इंटू एल इस्तेमाल करेंगे। यही तो कड़ी है जो आपको समझनी है, ठीक है? तो 0 डिग्री सेल्सियस के लिए अगर हमें करना है तो 0 डिग्री सेल्सियस के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा मास इनटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है? उसके पहले हमें रेज करना पड़ेगा, तो हम ms इंटू डेल थीटा यूज करेंगे। जब टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा तब आपका लग जाएगा ms इंटू डेल थीटा। तो किसी एक पर्टिकुलर पे कहा जाएगा टेम्परेचर पे, तो मास इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लग जाएगा, या लैटेंट वेपराइजेशन लग जाएगा, जो भी आपका स्टेट हो, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहला वाला है ना, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ आइस फ्रॉम -20 to 0, that is equal to m into specific heat into del T, ठीक है? कर लोगे? तो वहां पर क्या हो जाएगा? इनिशियल माइनस, तो +20 हो जाएगा, 0 माइनस ऑफ -20 कितना हो जाएगा? +20। करो आंसर निकालो, हमें क्या देख रहे हो? 40 ग्राम है वो, 40 ग्राम कन्वर्ट करो कितना आएगा? 0.04, 0.04। स्पेसिफिक हीट तो पता ही है, लिखा हुआ है, आप क्या ही कर सकते हैं। कितना लिखा हुआ है यहाँ पर? 2100। भैया ये आइस सॉलिड है, वाटर ना लगा देना, ठीक है? वाटर बनेगा, अभी बना नहीं है। 2100 इंटू क्या जाएगा? 0 माइनस ऑफ -20 कितना आ गया ये? 0.04 इंटू 2100 इंटू 20, ठीक है? 2 जीरो हटा करके इसको लिख दो, 21 इंटू 20 इंटू 4, 21 इंटू 80, फिर 1680, ये हो गया 1680 कैलोरी या जूल? जूल, SI में सॉल्व किया है मैंने, जूल होगा बॉस। गलत सलत पढ़ रहे हो, बताओ जरा। फिर हीट रिक्वायर्ड
रेज टेम्परेचर ऑफ आइस, या फिर ऐसे टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर विल बी इक्वल टू व्हाट एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? अरे यार ये तो मिक्स होता जा रहा है यार, इसे रेखा खींच दें, रेखा खींच दी हमने है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये हो गया Q1, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कहते थे Q2 इज इक्वल टू क्या आ गया, ठीक। तो कितना दिया हुआ है बताओ, मास कितना है 0.04, ये जाएगा 0.336 इंटू 10 टू द पावर 6, बस यही तो है। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 13,440। अरे यहाँ 3 डेसिमल प्लेस यही है, 2 3 2 5 तो ऐसे ही चले गए। ये हो जाएगा 336 4 इंटू 336 इंटू 10, यही तो आएगा। कितना आ जाएगा 4 छक 24, 4 3 12, 12 2 14, 4 1 कैरी 12 1 13। लो भाई 13,440 जूल। अब 0 से 20 जाना है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर, अब वाटर में आ चुका है, हमने ये वाटर में कर लिया, ठीक है, ऑफ वाटर फ्रॉम 0 to 20, ठीक है। फिर से एक आखिरी बार फिर से बोल रहा हूँ, सुन लो तीसरी बार। मैंने क्या बोला, लैटेंट हीट वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, स्टेट चेंज कर रहे हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हमेशा ये काम आएगा, ठीक है। और अभी भी नहीं रट पाए तो भैया ये एक बार आखिरी बार दिखा दे रहा हूँ, ये देख ले भाई, जो फ्लैट लाइन है टेम्परेचर कांस्टेंट ml, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ms इंटू डेल टी। इतना बताने के बाद भी कंफ्यूज हो जाओ तो भगवान जाने क्या होगा, है ना। क्या हो जाएगा, मास तो अभी भी सेम रहेगा s इंटू, ठीक है, 20 माइनस 0, ठीक है, 20 ही आता है, तो 0.04 इंटू, अब वाटर में आ गया तो वाटर का कितना है स्पेसिफिक कैपेसिटी 4200, 0.04 इंटू 42, इसको 42 इंटू 4 लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, है ना, ये जाएगा, टाइम बच जाएगा। तो कितना आ जाएगा 8 और 168 इंटू 20, कितना आ गया 6 3 और फिर 4 0, ठीक है। सही किया मैंने, गलत किया, कुछ गलत किया 3 होगा यार, यहाँ 1 कैरी नहीं रहेगा ना, ये जाएगा आपका 3, 2 + 1 3 तो होता है, हमने वहां पता नहीं क्या सोच के फ्लो कर दिया, नशे में चल गए। 3360 जूल, ठीक। तो ये हो गया Q3। टोटल हीट कितनी लगी हमें, टोटल हीट हो जाएगा Q1 प्लस, अब ये तो कर ही लोगे, है ना, 18,480, 18,000 डन, ये हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतने PYQ लगा डालिएगा आप, जितने टॉपिक हो गए तभी तो खत्म होगा चैप्टर। पूरे इसमें कोई फॉर्मूला पढ़ा आपने नहीं, क्वेश्चंस लगाओगे जो थोड़ा बहुत डाउट भी होगा ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, है ना, इस आपने थर्मल कैपेसिटी कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, वो क्वेश्चन के थ्रू खत्म हो जाएगा, तो चैप्टर आपका ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस पास इनटू 1.1 किलोग्राम ऑफ वाटर कंटेन्ड इन कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट, कितना दिया हुआ है, एक बार जानबूझकर देखो वाटर इक्विवेलेंट बोल दिया, ठीक है, 0.02 किलोग्राम at 15 डिग्री सेल्सियस till the temperature in the calorimeter temperature of the calorimeter and its content rises to 80 डिग्री सेल्सियस। मतलब कौन गेन कर रहा है हीट, कैलोरीमीटर कर रहा है, तभी तो कैलोरीमीटर के अंदर रखा हुआ कोई भी कंटेंट होगा उसके साथ कितना हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस। आगे क्या कह रहे हैं कि आपने स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस की पास कराई कैलोरीमीटर से, जो कि आपका 1.1 किलोग्राम ऑफ वाटर कंटेन कर रहा था, जिसका तापमान था 15 डिग्री सेल्सियस, जिसको बढ़ा करके हम क्या कर रहे हैं 80 डिग्री सेल्सियस तक लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। तो हीट लॉस और हीट गेन वाला कंसेप्ट काम करेगा। व्हाट इज द मास ऑफ स्टीम कंडेंस्ड, लैटेंट हीट ऑफ स्टीम दिया हुआ है, वेरी गुड। आपसे कह रहे हैं स्मॉल MQ वैल्यू बताइए, कितना मास ऑफ स्टीम जो है कंडेंस हो गया। कंडेंस में समझते हो, स्टेट चेंज करो भैया,
देखो तो यहाँ पे लिखिए हीट रिक्वायर्ड बाई कैलोरीमीटर प्लस वाटर, रिक्वायर्ड बाई कैलोरीमीटर प्लस, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू m1c1 प्लस m2c2। दोनों में सेम टेम्परेचर चेंज करना है, दोनों साथ में ही ना। फिर से पढ़ रहा हूँ, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू 1.1 किलोग्राम ऑफ वाटर कंटेन्ड इन कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 0.02। तो कैलोरीमीटर के लिए कितना हो गया मास, 0.02 at 15 degree Celsius till the temperature of calorimeter it and its content rises to 80 degree Celsius। दोनों में मेरे भाई लोग ये कॉमन इसीलिए ले पाए हम क्योंकि दोनों को फाइनल टेम्परेचर कितना चाहिए, 80, और पहले कितना है 15। ठीक है, यही कारण था कि मैं कॉमन ले पाया। ठीक है, कैलोरीमीटर और वाटर उसके अंदर है, तो दो अलग अलग हो गए। कैलोरीमीटर का जो आपका वाटर इक्विवेलेंट है वो कितना, मास कितना भाई, 0.02। तो ये हो गया तेरा m1 और उसका हो जाएगा c1। फिर m2 किसके लिए 1.1 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, फिर c2 किसका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1, हमें पता है बात। फिर इनटू चेंज इन टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर चेंज करना है, हमें 80 तक जाना है, ये यहाँ पर लिखित में दिया हुआ, फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ। तो हमने इस तरीके से कर लिया। तो हीट कितनी चाहिए वो हमने पहले कर डाला। तो यहाँ फटाफट भर डालो, क्या जाएगा यहाँ पर इसका 0.02 इंटू 1 प्लस क्या जाएगा यहाँ पे m2 1.1 इंटू क्या जाएगा यहाँ पर भी 1। ठीक है, ठीक तो है, दोनों में 1 ही होगा। ठीक है, वो वाटर ही तो है ना यार, वाटर इक्विवेलेंट तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 ही तो आएगा। यहाँ भी 1 लिखते हैं भाई, नहीं तो लड़ने लगोगे। ठीक है, ये कर लो। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट व्हाट 72.8। ठीक है, किलो कैलोरी, ऐसा ही में किया है। ठीक है, किलो कैलोरी। अब ये भी हो गया सॉल्व। जिसको अभी भी समझ नहीं आया किलो क्यों आया, बेटा सुनो, ये किलोग्राम में है, वो भी किलोग्राम में है, मास किलोग्राम में है, तो किलो कैलोरी आएगा ना, ग्राम में होता तो कैलोरी आता। ठीक है, इतनी हीट आपको चाहिए। ठीक है, अब हम मान लेते हैं इफ m mass of steam is condensed। ठीक है, कंडेंस हो गई, तो हीट गिवन बाय स्टीम, देन जब भी स्टेट चेंज होता है तो वेपर से लिक्विड में आएगा तो हीट वो रिलीज करेगा। अगर माफ करना लिक्विड से वेपर जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, टेम्परेचर रेज करना है। और अगर हमें हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर है तो हम रिलीज करेंगे, तभी तो होगा। हीट गिवन बाय स्टीम इज, लिखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, मास इनटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस mc इनटू डेल्टा। ठीक है, तो क्लियर है कि स्टीम का जो टेम्परेचर था 100 था और कहाँ जा रहा है वो 80 की तरफ। तो चेंज कितना आएगा 100 माइनस ये, इस पे से हीट कितनी हो जाएगी 1। तो ये m इंटू एल कितना है 536। ठीक है, प्लस m इंटू 1 इंटू 100 माइनस। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 556, 556 आएगा ना। ये 20 m हो गया, ये 536 m हो गया, कितना आ जाएगा ये 556 m। ठीक है, और यही हीट आपकी इसने इतनी दी और उतनी इसने ली होगी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो m की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ लिख दूं क्या। ठीक, ये पेज 1 और ये पेज 2, यहाँ से हो जाएगा 50m इज इक्वल टू, अरे यार 556 556m इज इक्वल टू 72.8।
ठीक है। m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 72.8 अपॉन 556, यूनिट क्या होगी इसकी किलोग्राम, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। करो आंसर बताओ। 0.13 आएगा। ठीक है, पहले डेसिमल हटा करके डिवाइड कर लेना, फिर 10 से डिवाइड कर देना, डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, जब आप करेंगे तो 1.3 आएगा। ठीक है, देखो कैसे किया मैंने, बता देता हूँ जल्दी कैसे करते हैं। डेसिमल हटाओगे नीचे एक जीरो पड़ जाएगा, तो तुम 5 कैसे करोगे, 728 बड़ा हो जाएगा तो 1 ले जाओगे, फिर 3 ले जाओगे डेसिमल लगा करके। फिर जब यहाँ पर आप फिर से यहाँ 10 से डिवाइड करोगे तो 1.3 बन जाएगा 0.13। ठीक है, ये है। ओके, ऐसे करेंगे क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई थिंक अब तो क्लियर हो रहा है धीमे धीमे। ठीक, याद रखिएगा, बार बार बता रहा हूँ, फिर से एक बार बता देना, जब स्टेट चेंज की बात आएगी तो हमेशा लैटेंट हीट आएगा ही आएगा। जो स्टेट चेंज नहीं होगा तो हमेशा mc इंटू डेल्टा थीटा यूज होगा। ठीक, जब भी टेम्परेचर, दूसरा बात बता रहा हूँ, जब भी टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दो ही चीज होती है, स्टेट चेंज, टेम्परेचर कांस्टेंट, लैटेंट हीट हमेशा आ जाएगा। ठीक है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है और फिर इसका हीट पूछ रहे हैं तो हमेशा सिर्फ ml हो जाएगा आपका हीट रिक्वायर्ड। समझ में आया? चाहे वो रिलीज हो रहा है चाहे वो एब्जॉर्ब हो रहा है। जब टोटल हीट की बात करेंगे और स्टेट भी चेंज कर रहे हैं तो ml भी आएगा और mc इंटू डेल थीटा भी आएगा, दोनों साथ में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? और सिर्फ सेम स्टेट में टेम्परेचर रेज कर रहे हैं तो mc डेल थीटा ही सिर्फ लगेगा और कुछ भी नहीं लगेगा। समझ में आ गया? यही दो फॉर्मूले पूरे चैप्टर में हैं। An iron block of mass 2 kg fall from a height 10 meter. After colliding with the ground, it loses 25% energy to surrounding. Then find the temperature rise of the block. Special heat of iron दिया हुआ है। करो यार, कितना बेकार क्वेश्चन। एनर्जी कितनी होती है भाई किसी भी हाइट पर? mgh। हाँ, कर लो। 25% एनर्जी खत्म हो गई तो 25% कम करके देख के चलो, 3/4 ऑफ mgh है ना। इधर देखो, नहीं आ रहा, कुछ नहीं आता, तुम लोग गधे हो। देखो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। ठीक है, अब अगर हम, ये तो टोटल एनर्जी है, लेकिन क्या ये पूरी एनर्जी कन्वर्ट हो गई? नहीं हुई। आग थोड़ा लग गई, खत्म थोड़ा हो गया, पूरी हीट में कन्वर्ट नहीं हुई। ठीक है, फिर 25% करेंगे कितना आएगा, 3/4। तो कह रहे हैं टोटल एनर्जी का 3/4 ऑफ mgh कन्वर्ट हो जाता है ms इंटू पागल एकदम पागल ओके, कहीं घूमता दिखेगा ये कुछ दिन में। कहेगा जिंदगी में दुख बहुत था, फिर हम इस दुख से उभरने के लिए हम आगे ही उभर गए हैं। ये कितना हो जाएगा भाई, देखो जरा, 3/4 इंटू जी इंटू एच अपॉन एस। ठीक है ना, ये 9 नहीं लिखा हुआ है, जी है वो। करो, जी को 10 ले लेना, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। क्या जाएगा, 3 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 4 इंटू 4 70 कितना आएगा, 0.15 नहीं, 0.159 डिग्री सेल्सियस। यही करना था इस क्वेश्चन में। देखो कहाँ से कहाँ आ गए हम लोग, है ना। mgh सोचा ही नहीं था, यूज हो गया। तो रिलेट करना बहुत जरूरी है टॉपिक्स को। चलें आगे बढ़ जाएं। दो सवाल कर लो। आपने कल कहा था ब्रेक मिलेगा, ब्रेक ही तो था, लिख ही तो रहे थे। अच्छा आप बताइए, रिकॉर्डिंग में जो दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से मैंने सिर्फ 1 घंटे 44 मिनट पढ़ाया। रिकॉर्डिंग में देख के जो लिखेगा उसको भी उतना ही टाइम लगेगा। हाँ, ये सही बात नहीं 2 घंटे में कोई नहीं खत्म करता। टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड A, B, C are 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस। The temperature when A and B are mixed, यार सिंपल क्वेश्चन, ये कर लो, मिक्सचर वाला है ना। मिक्स इज क्या आ रहा है, कितना, मिक्सचर का टेम्परेचर 13। ठीक है, when B and C are mixed कितना आ रहा है, 50। T मिक्सचर 1 और T मिक्सचर 2 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, व्हाट विल द टेम्परेचर व्हेन A और C मिक्स कर देंगे तो कितना टेम्परेचर होगा, बताओ।
ए और सी करके देख लो, सॉल्व कर लो, कितना टाइम लगेगा इसमें, करके दिखाओ। देखो सिंपल है, अगर हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं ए हो गया एक मिक्सचर, एक हो गया बी, एक हो गया सी, ठीक है। सबकी अपनी अपनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो सकती है। इसकी मान लेते हैं S1, इसकी मान लेते हैं S2, इसकी क्या मान लेते हैं A एंड B को अगर हमने मिक्स कर दिया, कितना है 10 और 15 और 20, ये भी मिक्स किया 13 पहुंच गया, ठीक है, वेरी गुड। तो लोअर और हायर क्या हो जाएगा, ये M(S1) इंटू डेल T इज इक्वल टू M(S2) इंटू, यही तो होगा ना। ये कहाँ चला जाएगा, ये आपका हो जाएगा T1 और T2 का टेस्ट, ठीक है। मास को भी M1 M2 कर ही लो यार, क्या पता किसका कौन सा कितना मास है, ठीक। इक्वल मासेज लिखा है, अरे बहुत बढ़िया, इक्वल मासेज लिखा हुआ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको उड़ा ही दो, एक काम करो, है ना। चलो तो जाएगा S1 इंटू ये जगह 13 माइनस 10 इज इक्वल टू S2, कितना आ जाएगा ये 15 माइनस 13, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो हो गया 3 टाइम्स ऑफ S1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ S2, है ना भैया। फिर है क्या कर ले, किससे कौन सी, जाओ बात करो, देखो क्या कहते हैं। चलो ठीक है, आगे देखिए, बात जोक्स खत्म हो गए। चलो when B and C is mixed, देखो आसान है यार, खत्म करो चैप्टर, तैयार हो जाएगा, नीट हो जाएगा, डॉक्टर बन जाओगे, कंपाउंडर रखोगे 4-5, है ना, हमको मैनेजर रख लेना ठीक है, पैसा गायब होगा तो बोलना मत तो देखो V और C मिक्स करते हैं तो क्या होगा, फिर से वही वाला फॉर्मूला M2S2 del T2 है, है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये अच्छा अच्छा, हम ध्यान नहीं दिए, गलती हो गई। चलिए ध्यान क्या जाएगा, S3 del T3 डैश, मैंने नाम अलग जानबूझ किया क्योंकि अब ये T2 मैच नहीं करेगा ना, फिर वहां से क्या आ जाएगा, कितना गया 16 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आ जाएगा ये S2 इंटू 16 माइनस B का कितना टेम्परेचर था 15, और ये कितना हो जाएगा S3, और ये जाएगा आपका 16, पहले कितना था 20 ना, 20 माइनस 16, तो यहाँ से आ गया S2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग करने वाले A और C को मिक्स, क्या करने वाले हैं, when A and C is mixed, फिर से करो, इस बार तुम लोग करो, अब तो कर लोगे, आंसर निकाल लो यार, रिलेशन आपको दे दिया मैंने, हमें नहीं पता कितना टेम्परेचर होगा, मान लो थीटा टेम्परेचर है, ठीक है, तो ए का लोअर टेम्परेचर है और बाद में सी का क्या है हायर है, तो मिक्स करेंगे, क्लियर है कि क्या आ जाएगा, इक्वेशन क्या आ जाएगा, S1 थीटा माइनस 10 इज इक्वल टू S3 क्या आ जाएगा 20 माइनस 20 माइनस थीटा, वेरी गुड, ठीक है, थीटा निकाल लो। S1 के टर्म में S3 को लिख सकते हैं, S3 को S1 के टर्म में लिख सकते हैं, कैसे, अरे S2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ S3 और S1 3 टाइम्स ऑफ S1 इज इक्वल टू, तो S1 इज इक्वल टू 2/3 S2, 2/3 S2 और S2 बढ़ा के पुट कर दो, है ना, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा S1 थीटा माइनस 10 इज इक्वल टू S3 को लिख सकते हैं अपन S2/4, ठीक है, S1 को कन्वर्ट कर रहा था ना मैं, S1 को ही करो, S1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर, यहाँ से करें, कहाँ करें, यहाँ S1 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ S2, S2 कितना है 4 टाइम्स ऑफ S3, ठीक है, कितना आ जाएगा 8S3/3, ये जाएगा 8S3/3 इज इक्वल टू S3, ये कट गया, कितना आ गया ये 20 माइनस थीटा, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8 थीटा माइनस 80 इज इक्वल टू 60 माइनस 3 थीटा, इसको इधर ले आओ और इसको उधर, ठीक है, ठीक, कितना हो जाएगा 8 से कितना होता है 14,
कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 11 थीटा इज इक्वल टू 140 थीटा इज इक्वल टू 140 बाई 11 डिग्री सेल्सियस। यही तो आंसर आ रहा था। आखिरी क्वेश्चन एमसीक्यू है, होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये होमवर्क है। कह रहे हैं क्वेश्चन समझा देते हैं। 5 किलोग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 10 किलोग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। चूज इनकरेक्ट अल्टरनेटिव गिवन एज वाटर। क्या है 1 होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ, क्या दिया हुआ है यहाँ पर 80 कैल पर ग्राम, और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है, बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तुम इसको ना देख करके उसको सॉल्व करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। सिंपल है भाई, मिक्सिंग वाला ही क्वेश्चन है, बस एमसीक्यू दे दिया है। कह रहे हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 160 या 100 या फिर 13 मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है वो, ठीक है। ठीक है, देख लेना कौन सा आंसर आएगा, ठीक। देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं यार। ये तो कर ही लेना कम से कम, बाकी सारे जैसे वैसे ही करना है, ये आप नोट कर लो। चलिए आज के लिए इतना है।